अभी ठीक है। दिखाओ। कम ज़्यादा तो नहीं हुआ? बाउंड्री उसकी क्लियर है? देखो ये दिख रहा है? ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। और ये दिख रहा है। अब दिखाओ जरा मुझे। ठीक है, इट्स ओके। चल, वेरी गुड। हो गया? पर पानी है क्या? कपड़ा से साफ करो इसे। छोड़। ओके, सो गुड आफ्टरनून। हम लोग आज अपनी फिर से क्लास आगे बढ़ाते हैं। सो कल की क्लासेस में हम लोगों ने जो देखा है उसको एक बार छोटा सा रिवीजन देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। कल की क्लासेस में हम लोगों ने देखा, इसके पहले की क्लासेस में जो हमने देखा और जिनको बहुत फाइन तरीके से हम लोगों ने उनकी डेफिनेशन क्रिएट की कि क्या क्या लिविंग कैरेक्टर हो सकते हैं, उनमें कौन से डिफाइनिंग हो सकते हैं, कौन से नॉन डिफाइनिंग हो सकते हैं। और कल हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम लिविंग कैरेक्टर के बाद डाइवर्सिटी था। डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड, यानी लिविंग वर्ल्ड में कितने सारे प्रकार के ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, इसके बारे में एक छोटा सा आइडिया हम लोगों ने लगाया था। अच्छा, फिर डाइवर्सिटी के दौरान हमने देखा था इट इज़ अबाउट 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज दैट हैज़ बीन डिस्कवर्ड। ये टोटल स्पीसीज नहीं है, ये डिस्कवर्ड स्पीसीज हैं। अच्छा, ये मिलियन शब्द, इट्स मिलियन टर्म जो है ना, ये कई बार आपको अपना जाना पहचाना नहीं लगता। तो मैंने आपको बोला था 1.7 का मतलब है ये 17 लाख से लेकर 18 लाख स्पीसीज हैं जो आज तक डिस्कवर हो चुकी है। फिर कल ही हम लोगों ने इन स्पीसीज के बारे में सबसे बड़ी बात पढ़ी थी कि इनके अपने कुछ ट्रिवियल नेम होते हैं, देशज नाम होते हैं, लोकल नेम होते हैं। ऐसे लोकल नेम जो किसी पर्टिकुलर जगह पर पाए जाते हैं, ट्रिवियल नेम होते हैं। फिर हम लोगों ने इन ट्रिवियल नेम के बाद इनके साइंटिफिक नेम के बारे में डिस्कशन किया और साइंटिफिक नेम करने के बाद हम लोगों ने पाया कि साइंटिफिक नेम में कोरलस लिनियस का रोल है और हम लोगों ने बायनोमियल नॉमेनक्लेचर पढ़ लिया। ये हमारे टॉपिक है बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं और बायनोमियल नॉमेनक्लेचर के हमने 5 पॉइंट पढ़े थे।
इसके पहले आपको रिवाइज करना हो, मैं देख रहा हूँ लिविंग कैरेक्टर हम लोगों ने पढ़ लिए, डाइवर्सिटी ऑफ द लिविंग वर्ल्ड पढ़ लिया, 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज डिस्कवर्ड हैं, इनके ट्रिवियल नेम है और इनके साइंटिफिक नेम है। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर हम लोगों ने पढ़ रखा है, क्या कोई प्रॉब्लम है? बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर पढ़ रखा है। फिर हम लोगों ने रूल्स बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के पढ़े थे, और रूल्स में हम लोगों ने आपको बताया था, यस हम लोगों ने पढ़ाया था। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि नाम का डेराइवेशन कहाँ से है, अगर आप भूले नहीं हैं तो पहला पॉइंट था डेरिवेशन, यस मेगा। दूसरा पॉइंट क्या था? इट इज़ डिज़ाइन, किस तरीके से डिज़ाइन करेंगे। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में दो पार्ट होंगे, एक जीनस पार्ट होगा, एक स्पीसीज पार्ट होगा। डेरिवेशन में हम लोगों ने बोला था लैटिनाइज होगा, लैटिन होगा, और इसे लिखेंगे इटैलिक्स में। फिर इसके बाद हम लोगों ने इनका किया था डिक्टेशन का मतलब है या तो इन्हें हम हैंड रिटन लिखेंगे या तो इनको प्रिंट करेंगे। तो हैंड रिटन के और प्रिंट के अपने अपने रूल हैं। तो डेरिवेशन हो गया, डिज़ाइन हो गया, डिक्टेशन हो गया। फिर इसके बाद हम लोगों ने इनको डिनोट करने का तरीका दिखाया था। डिनोट कैसे करेंगे कि जो हमारा जीनस होगा वो कैपिटल लेटर से जाएगा और स्पीसीज होगी वो स्मॉल लेटर से जाएगी। और फिर पांचवा पॉइंट था ऑथर। अच्छा, यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। आज हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाने पर मैं आपसे बोलूं कि आपको 18 लाख स्पीसीज में हर एक स्पीसीज को एक एक करके पढ़ना है। मान लीजिए इट इज 18 लाख स्पीसीज, सो आप एवरी स्पीसीज को अगर आप पढ़ने जाएं, ओके, अगर आप इस दुनिया में हर स्पीसीज को पढ़ने जाएं, सो इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। अगर मैं बोलूं कि आप 18 लाख स्पीसीज को एक एक करके पढ़िए तो ह्यूमनली इट इज मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड, आपको बड़ा मुश्किल आएगा। और आप एक जनरल बात करते हैं, आम बोलचाल की भाषा बात, तो ग्रुप पढ़ना मतलब बहुत पढ़ना हो और एक एक करके पढ़ना हो तो आप क्या करेंगे बुझते हैं। तो बोलते हैं कि जब कभी भी स्टडी कॉम्प्लिकेटेड होने लगती हैं, स्टडी जब भी कॉम्प्लिकेटेड होने लगती हैं, तो अब हम क्या करें? हम करें ये कि हम इन सारी स्पीसीज की ग्रुपिंग करना चालू कर दें। सो टू स्टडी स्पीसीज, हमको स्पीसीज की स्टडी करने के लिए वी हैव टू मेक ग्रुप्स। अब हम लोगों को ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे, वी हैव टू मेक ग्रुप्स। अच्छा, जब भी मैं बोलूंगा कि ग्रुप्स बनाए तो आप नॉर्मल बात सोचो, साइंस को एक कोने में रखो। मैं बोलूं कि चलिए मेरी एक क्लास है और सर को एक क्लास में ग्रुप बनाने हैं, देयर मस्ट बी सम आइडिया। ग्रुप एम ही थोड़ी ना बन जाएंगे। मैं कम से कम ये बोलूं कि चलो 2 ग्रुप बनाने हैं तो गर्ल्स अलग आ जाएं, बॉयज अलग आ जाएं। तो ग्रुप का भी एक पैटर्न होता है, एक कैरेक्टर होता है। ग्रुप एम ही नहीं बन जाते कि भैया ग्रुप यहां से यहां तक चला, नो। सो होगा क्या, टू स्टडी द स्पीसीज, हम सारी स्पीसीज को एक बार में स्टडी करने की बजाय ग्रुप में स्टडी करें, और ग्रुप में स्टडी करने के लिए हमें ग्रुप बनाने पड़ेंगे। और जब हम इन ग्रुप को बनाएंगे तो इन ग्रुप को कुछ कॉमन कैरेक्टर की बेसिस पर बनाएंगे। यानी कोई भी ग्रुप अगर हमने बनाया तो देयर मस्ट बी सम कॉमन कैरेक्टर। कॉमन कैरेक्टर होना ही चाहिए। अगर कॉमन कैरेक्टर के बिना हमने ये ग्रुप बनाया तो ग्रुप को हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि इस ग्रुप में कौन से सारे लोग हैं। और बस इन्हीं ग्रुपिंग को, इन्हीं कॉमन कैरेक्टर की ग्रुपिंग को हम लोगों ने नाम दे दिया है क्लासिफिकेशन। कितना ब्यूटीफुल नाम है। वैसे इतना मुश्किल आता है। देखिए, चलिए रूल को हटाते हैं, जो जो हम हटा रहे जा रहे। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के रूल्स थे, पहला था डेरिवेशन, दूसरा था डिजाइन। हाँ, 2 बच्चे, एक तो बच्चा कंचन है जिसने मेरे से क्वेश्चन पूछा, दूसरे कुछ और बच्चों की भी वही प्रॉब्लम हो सकती है। वो बोलते हैं सर आप पढ़ाते जाते हो, आप नोट्स नहीं बनवाते हो। तो जब वो मुझसे बोलते हैं कि सर आप नोट्स नहीं बनवाते हो, तो मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं हमारे और आपके बीच में लैक ऑफ कम्युनिकेशन है। सी, दीज आर द नोट्स। आपको टाइम लगेगा, आप इन सारे नोट्स को अपनी नोटबुक में क्रिएट करने की कोशिश करिए, नोट बनाने की कोशिश करिए। तो जो आपको समझ में आ रहा है लिखते जाइए। और नोट्स बेटर तब होंगे जब आप नोटबुक की बजाय आप एनसीईआरटी बुक में लिख दें, उसी चैप्टर में लिख लें, सिंपल लैंग्वेज में। तो आपको ऐसा नहीं एनसीईआरटी अलग से पढ़नी है, नोटबुक्स अलग से पढ़नी, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप साइड में एक पेज लगा लें या फिर साइड में जो जगह बाकी है वहीं पर नोट्स बनाते जाएं। तो हमने देखा डेरिवेशन, इसके अलावा हम लोगों ने देखा भाई डिज़ाइन,
फिर हमने देखा उनका डिक्टेशन, फिर डिनोशन। खैर 18 लाख स्पीसीज को एक एक करके पढ़ना, इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है और इसलिए हम लोग को इन स्टडीज़ को कॉम्प्लिकेटेड से थोड़ा इजी करना है और इजी करने के लिए वी हैव टू मेक सम ग्रुप, और इन्हीं ग्रुप को बनाने के इस प्रोसेस का नाम है क्लासिफिकेशन। सो वी हैव वन मोर टर्म नोन एज क्लासिफिकेशन। अगर कोई पूछे व्हाट इज क्लासिफिकेशन, सो क्लासिफिकेशन इज अ ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। इट इज अ ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। A grouping of organism on the basis of convenient categories. Convenient categories. सो ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, हमने ऑर्गेनिज्म के ग्रुप बनाने चालू कर दिए ताकि अब हम एक एक करने की बजाय उन ऑर्गेनिज्म को ग्रुप में पढ़ने की कोशिश करें, कन्वीनियंट कैटेगरीज बनाने की कोशिश करें। फॉर एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने बहुत ब्यूटीफुल एग्जाम्पल पूछे कि जब हम प्लांट लिख दें, सो व्हाट इज प्लांट? प्लांट के अपने कुछ कैरेक्टर्स हैं, और अगर प्लांट के अपने कुछ कैरेक्टर्स हैं तो उन कैरेक्टर्स की बेसिस पर हमने एक कैटेगरी बनाई है। तो प्लांट एक प्रकार की कैटेगरी है। प्लांट अगर एक प्रकार की कैटेगरी है, इसका मतलब उसमें अब एनिमल नहीं आ सकते, अब उसमें केवल प्लांट ही आएंगे, एनिमल नहीं आएंगे। और प्लांट के कैरेक्टर क्या क्या होते हैं वो आपको मालूम है। मैंने प्लांट किंगडम आगे चल के पढ़ाना है तो बताना है। अगर किसी ने बोला कि सर मैंने डॉग लिख दिया है, तो अब हमें मालूम है डॉग का मॉर्फोलॉजिकल फीचर कैसे है, तो जब हम डॉग लिखेंगे तो डॉग के बारे में ही सोचेंगे। डॉग भी एक कैटेगरी है, इट इज ऑल्सो अ कैटेगरी। आप बोलोगे डॉग तो सर ऑर्गेनिज्म है, तो मैं कहूंगा डॉग एक कैटेगरी है। बोलिए कैसे? अब मैं प्रूव करता हूं डॉग एक कैटेगरी है। मैंने बोला अल्सेशियन, अल्सेशियन बोला, क्या मैंने डॉग बोला? नहीं बोला। फिर भी आपको मालूम है अल्सेशियन इज अ ब्रीड ऑफ डॉग। अगर मैंने बोला जर्मन शेफर्ड, तो आपको मालूम है जर्मन शेफर्ड एक वैरायटी है, और वो किसकी वैरायटी है? डॉग की। अगर मैंने बोला डॉबरमैन, तब भी वो क्या है? डॉग है। इसका मतलब डॉग एक कैटेगरी की तरह बिहेव कर रहा। व्हाई डॉग इज बिहेविंग लाइक अ कैटेगरी? बिकॉज डॉग हैव सम कैरेक्टर्स। डॉग अपने आप में कुछ कैरेक्टर्स रखता है, और वो कैरेक्टर, उस तरीके के कैरेक्टर रखने वाले सारे लोग डॉग ही कहलाएंगे। और अगर मैंने बोल दिया कैट, तो अब आप कैट सोचेंगे, डॉग नहीं सोचेंगे। ये भी एनसीईआरटी बोलती है कि अब कैट की अपनी कैरेक्टर्स हैं और कैट अपने कैरेक्टर की बेसिस पर डिफाइन होने लगेगी। सो देखिए एनसीईआरटी क्या करती है, आपको बहुत सिंपल सिंपल शब्दों में सुनाने की कोशिश करती है कि आप जान जाओ वाकई क्या चल रहा है। सो व्हाट इज क्लासिफिकेशन? इट इज अ ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म को ग्रुप बनाओ, एक ग्रुप, दो ग्रुप, चार ग्रुप, लेकिन ग्रुप एवं ही मत बनाओ। ग्रुप बनाने के लिए यू हैव टू हैव सम कॉमन कैरेक्टर्स। आपके साथ कुछ कॉमन कैरेक्टर डील करने होंगे। प्लांट एक कैटेगरी है, प्लांट एक बात है, लेकिन वो एक कैटेगरी की तरह बिहेव कर सकता है, क्योंकि प्लांट में अपने कुछ कैरेक्टर होते हैं, डॉग में अपने कुछ कैरेक्टर होते हैं, कैट में अपने कुछ कैरेक्टर होते हैं। तो कई बार बच्चे मुझसे आकर के absurd सा क्वेश्चन पूछते हैं कि सर ये बताइए डॉग क्या है, इट इज अ स्पीसीज और कैटेगरी? तो मैं कह रहा हूं यस इट इज अ स्पीसीज, बट दैट स्पीसीज हैव सम कैटेगरीज। बेटा बोलो इनसे, जब एसी चला। तो डॉग के अपने कैरेक्टर हैं, कैट के अपने कैरेक्टर हैं। तो डॉग में डॉग जैसे लोग आएंगे, कैट में कैट जैसे लोग आएंगे, प्लांट में प्लांट जैसे लोग आएंगे। अब हुआ क्या, बड़े आसानी से इन्होंने कैटेगरी के लिए एक साइंटिफिक टर्म यूज किया। यस, याद रखना, देयर इज अ साइंटिफिक टर्म, they use some scientific term. See, they use some scientific term for convenient category. अब इस साइंटिफिक टर्म को जानने की कोशिश कीजिए कि वो कौन सा साइंटिफिक टर्म है जो हम कैटेगरी की जगह पर यूज कर सकते हैं। यस, द साइंटिफिक टर्म फॉर द कन्वीनियंट कैटेगरी, इट इज अ टैक्सा। सॉरी, इट इज अ टैक्सा। टैक्सा मतलब ग्रुप, और टैक्सॉन। अब इसमें सिंगुलर और प्लूरल के चक्कर में मत पड़िएगा कि सिंगुलर कौन, प्लूरल कौन। ओके,
इट इज अ टैक्सॉन, में भी सिंगुलर, टैक्सा में भी प्लूरल, तो आप इसके चक्कर में मत पड़िएगा। टैक्सा या टैक्सॉन एक प्रकार का वो कन्वीनियंट कैटेगरी है, जिस कन्वीनियंट कैटेगरी की बेसिस पर हम लोग क्लासिफिकेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगर मैं पीछे चलूं तो बताइए क्या प्लांट एक टैक्सा है? गिव मी द आंसर। यस, प्लांट इज अ टैक्सा। क्या डॉग एक टैक्सा है? यस, डॉग हैज अ टैक्सा। क्या हमारे लिए कैट एक टैक्सा है? यस। व्हाई? बिकॉज ऑल द टैक्सा हैव सम कॉमन कैरेक्टर। ओके, सो अब आपके लिए बड़ी आफत आ गई कि टैक्सा तो कुछ भी हो सकता है सर। अब मैं 18 लाख टैक्सा बना सकता हूं, क्योंकि 18 लाख स्पीसीज 18 लाख टैक्सा बन सकती है। तो फिर तो वहीं पहुंच गए। फिर क्या फायदा हुआ सर, एक एक स्पीसीज पढ़ते या एक एक टैक्सा पढ़ते? तो हमने कहा ऐसे करने की जरूरत नहीं है। हुआ क्या कि साइंस में इन टैक्सा को प्री डिफाइन किया गया। ये शब्द याद रखना, द साइंस हैव सम प्री डिफाइंड टैक्सा। टैक्सा में भी एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है टैक्सा, जो आपकी मर्जी है, जो ग्रुप बनाना चाहो वो बना सकते हो। लेकिन वैज्ञानिक रूप से देयर आर सम प्री डिफाइंड टैक्सा जो हम साइंटिस्ट लोग यूज करते हैं। एंड दीज प्री डिफाइंड टैक्सा में बी लाइक स्पीसीज, लाइक जीनस, लाइक फैमिलीज। एक एक करके मैं पढ़ाऊंगा सब, पर मैं अभी आपको टैक्सा शब्द से परिचय करा रहा हूं। तो ये मत बोलिए सर और भी लिख दीजिए, मैं और भी लिखूंगा। लेकिन अभी फिलहाल आप समझो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्री डिफाइंड टैक्सा। मेरा मन करने की कोशिश करे तो मैं टैक्सा ऐसा भी बना सकता हूं, जैसे ह्यूमन के 2 टैक्सा बनाने। मैंने कहा ह्यूमन विद स्पेक्स, विदाउट स्पेक्स। अब ये कोई नेचुरल थिंग नहीं है, पर ये मैंने एम ही टैक्सा बना दिया। ये टैक्सा एब्सर्ड है, साइंटिफिकली ठीक नहीं है, लेकिन मेरा मन किया कि ऑर्गेनिज्म विद स्पेक्स, विदाउट स्पेक्स। तो बोलोगे सर ये एक टैक्सा चला गया स्पेक्स वाला, एक चला गया बिना स्पेक्स, कोई बात ना। तो मैं कहूंगा हाँ बिल्कुल ये कोई बात नहीं हुई। इसीलिए कोई भी आदमी कोई भी टैक्सा ना बना दे, वैज्ञानिकों ने ऑलरेडी प्री डिफाइंड टैक्सा बना के रखे हैं। और इन प्री डिफाइंड टैक्सा में है जीनस, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, another phylum, division, kingdom. So इन प्रीडिफाइंड टैक्सा में किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना इज नोन एज टैक्सोनॉमी। देखिए मैं इसी जगह पर इसे हटा दे रहा हूं ताकि इन तीनों चीजों को मैं रिलेट कर पाऊं। नाउ here is a classification and here is one more term known as taxonomy. ज्यादातर बच्चे मुझसे ये पूछते हैं कि व्हाट इज टैक्सोनॉमी सर एंड व्हाट इज क्लासिफिकेशन, और मैं उन्हें कुछ भी बताऊं उन्हें समझ में नहीं आता। क्लासिफिकेशन इज एनी ग्रुपिंग, मैंने यहां पर प्री डिफाइंड सब टैक्सा नहीं बोले, ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ कन्वीनियंट कैटेगरीज। आपकी जो कन्वीनियंस हो, जो आपका मन कर रहा हो, जिसमें आपको कन्वीनियंस हो, उस कैटेगरी में आप बांट करके क्लासिफाई करो, दैट इज नोन एज क्लासिफिकेशन। मेरा कन्वीनियंस ये आ रहा है कि ब्लैक कलर वो कलर अलग। अब बताओ, एक कैटेगरी हो गई ब्लैक कलर वाले, एक कलर कैटेगरी हो गई व्हाइट कलर वाले। तो अब ये मेरी बेसिस हो गई, लेकिन वैज्ञानिक बोलते हैं ऐसे तो कैटेगरी लाखों हो जाएंगी, 18 लाख स्पीसीज, 18 लाख कैटेगरी हो जाएंगी। तो क्या करें, वी हैव टू मेक सम प्री डिफाइंड टैक्सा। और अगर ये प्री डिफाइंड टैक्सा बने हैं, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, इन प्री डिफाइंड टैक्सा की बेसिस पर अगर हम क्लासिफिकेशन करने लगे, देन इट इज नोन एज टैक्सोनॉमी। सो टैक्सोनॉमी स्पेशल क्लासिफिकेशन। Taxonomy is nothing but it is a special classification. तो पहला शब्द टैक्सोनॉमी भी क्लासिफिकेशन ही है, स्पेशल क्लासिफिकेशन है, इन विच ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड, ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ प्री डिफाइंड टैक्सा। और अब आप मुझसे ये पूछ सकते हो कि सर प्री डिफाइंड टैक्सा क्या होते हैं, वो तो आपने बताया नहीं। मैंने कहा रुकिए, मैं आपको एक एक करके सब बताता हूं। तो देखिए हमने बहुत सारी एब्सर्ड बातें करी, बहुत सारी चीजें समझाई, बहुत सारी चीजें लिखी, लेकिन अंत में हमारे कितने टर्म हाथ में लगे? 2। पहला टर्म क्लासिफिकेशन, दूसरा टर्म टैक्सोनॉमी। एंड दिस इज योर नोट्स। अगर आपको नोट बनाने में दिक्कत आ रही तो सब मत लिखो, 2 चीजें लिखो, वन इज क्लासिफिकेशन, अनदर वन इज टैक्सोनॉमी। और अपने दिमाग को इंफॉर्मेशन दो, व्हाट इज क्लासिफिकेशन, व्हाट इज टैक्सोनॉमी। व्हेनेवर यू टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशन, इट इज अ ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ कन्वीनियंट कैटेगरी।
किसी भी कन्वीनियंट कैटेगरी की बेसिस पर क्लासिफिकेशन कर देना, इट इज अ ग्रुपिंग कर देना, इट इज अ क्लासिफिकेशन। और उन कन्वीनियंट कैटेगरी को हमने नाम दिया टैक्सा। सो टैक्सा में बी एनीथिंग, टैक्सा में बी एनीथिंग, बट प्री डिफाइंड टैक्सा आर सम स्पेशल टैक्सा। टैक्सा में बी एनीथिंग, but predefined taxa are some special taxa which is suggested by the scientist, साइंटिस्ट के द्वारा बताए गए हैं टैक्सा, और उनमें से स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर। तो बोलते हैं उन प्रीडिफाइंड टैक्सा की बेसिस पर क्लासिफाई करना, इट इज नोन एज टैक्सोनॉमी। सो व्हाट इज क्लासिफिकेशन? इट इज आल्सो ग्रुपिंग। व्हाट इज टैक्सोनॉमी? सॉरी, व्हाट इज क्लासिफिकेशन? इट इज आल्सो ग्रुपिंग। Taxonomy is also grouping. Both are the grouping. Then why are they different? They are in any convenient category. They are in special predefined taxa. अब अगला पॉइंट आता है, मैं देखिए बड़े आसानी से इसे मिटा रहा हूं। अगला पॉइंट ये आता है कि सर इन प्री डिफाइंड टैक्सा को साइंटिस्ट को क्या आया, कुछ भी दिमाग में गुड़बुड़ आया तो क्या उसने प्री डिफाइंड टैक्सा को डिफाइन कर दिया? नो। सो बोलते हैं इन प्री डिफाइंड टैक्सा को बनाने के लिए कुछ ना कुछ तो बेसिस ली गई होगी, कुछ ना कुछ तो बेसिस ली गई होगी। किस बेसिस पर प्री डिफाइंड टैक्सा बनाए गए? और आप एनसीईआरटी में ये लाइनें ढूंढ पाएंगे और अंडरलाइन कर पाएंगे। आई विल द हैप्पीएस्ट पर्सन। देखिए आपकी बुक में लिखा होगा प्री डिफाइंड टैक्सा को बनाने के लिए वी हैव एक्सटर्नल फीचर्स इन पिक्चर। हमने ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल फीचर को करेक्टर की तरह लिया है। अब बताओ, एक तरीके से दिखने वाले लोग एक ही ग्रुप में रखे जाएंगे, एक्सटर्नल फीचर। इसके अलावा हमने उनके एक्सटर्नल फीचर के अलावा इंटरनल फीचर भी लिए, इंटरनल कैरेक्टर्स भी लिए, इंटरनल कैरेक्टर्स भी लिए हैं। मैं पेज नंबर आपको बता दे रहा हूं, आप उस पेज नंबर में ने अंडरलाइन करते जाइए। द पेज नंबर इज आई थिंक 7 और 7th की आखिरी कुछ लाइन है, आखिरी लाइनों में लिखा है द बेसिस ऑफ प्रीडिफाइंड टैक्सा टू मेंटेन दिस प्रीडिफाइंड टैक्सा इज एक्सटर्नल फीचर, इंटरनल फीचर्स। इसके अलावा स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स, यानी टैक्सा बनाने के लिए हमने ऑर्गेनिज्म की सेल के स्ट्रक्चर भी देखे। फॉर एग्जांपल, मैं अभी एग्जांपल बोलूं, किसी एक ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल पाई जाती है तो वो क्या हुआ? वो प्लांट हुआ। और किसी एक ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल नहीं पाई जाती है तो वो क्या हुआ? एनिमल हुआ। तो स्ट्रक्चर ऑफ सेल भी कई बार टैक्सा को बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है। एक्सटर्नल फीचर, इंटरनल फीचर, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, इसके अलावा डेवलपमेंटल हिस्ट्री, डेवलपमेंटल हिस्ट्री ये भी आपकी बुक में ही लिखा हुआ है, डेवलपमेंटल हिस्ट्री लिखा होगा। इट इज एक्चुअली एम्ब्रियोलॉजी ऑल्सो। एम्ब्रियोलॉजी का मतलब है एम्ब्रियो कैसे डेवलप होता है माँ के पेट में या फिर प्लांट के अंदर, एम्ब्रियोलॉजी। इसके अलावा भी बेटा एक बेसिस है, दैट इज इकोलॉजिकल कैरेक्टर। इकोलॉजिकल कैरेक्टर, तो देखिए बहुत सारी चीजें लिखी हैं और हमें एनसीईआरटी की लाइन नहीं छोड़नी है पढ़ना। तो पेज नंबर 7 और पेज नंबर 8, पेज नंबर 7 के बाद पेज नंबर 8 की पहली लाइनों में ये सारी बेसिस हैं। तो बताओ, किसी भी प्री डिफाइंड टैक्सा को स्पीसीज बनाने के लिए, जीनस बनाने के लिए, फैमिली बनाने के लिए कोई भी चीज ले ली गई होगी? नो, देयर आर सम बेसिस। कौन कौन से बेसिस लिए गए? एक्सटर्नल कैरेक्टर ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म, इंटरनल कैरेक्टर, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, डेवलपमेंटल हिस्ट्री, एम्ब्रायोलॉजी, इसके अलावा इकोलॉजिकल कैरेक्टर। एनसीईआरटी पेज नंबर 7 की आखिरी लाइन और पेज नंबर 8 की पहली कुछ लाइनों में ये बातें लिखी हुई हैं। तो देखिए हमारे पास नोट्स के रूप में क्या आया। पहला नोट आया व्हाट इज क्लासिफिकेशन, दूसरा नोट आया व्हाट इज टैक्सोनॉमी, तीसरा नोट आना चाहिए व्हाट इज टैक्सा, एंड ये तीसरा आना चाहिए, चौथा नोट आना चाहिए व्हाट इज प्री डिफाइंड टैक्सा, और पांचवा नोट आना चाहिए व्हाट इज द बेसिस ऑफ मेकिंग दिस प्री डिफाइंड टैक्सा। हमने ये प्री डिफाइंड टैक्सा जो बना के रखे हैं वो एवं ही बना दिए हैं कि हमारे मन में कोई कैरेक्टर चल रहे थे, कुछ फीचर की बेसिस पे बनाए। जैसे मैं एक ग्रुप बनाऊं कि सर ब्लैक कलर के लोग अलग, व्हाइट कलर के लोग अलग, तो मेरे पास बेसिस क्या है? इट इज कलर। मैं एक ग्रुप बनाऊं लंबे लोग अलग, छोटे लोग अलग, देन मेरे पास बेसिस क्या है? हाइट। मैं एक बार बोलूं कि भाई आपके सामने कोई भी कैरेक्टर लूं या कोई भी कैटेगरी बनाऊं तो देयर मस्ट बी सम बेसिस। किस बेसिस पर आपने ये कैरेक्टर बना दिया? चल रहे हैं, एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं और इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं, एंड दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। सो दिस इज योर नोट्स। अगर आप लोग मुझे समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं,
लगभग 20 लोग हम लोगों से जुड़े हुए हैं। जितने लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो प्लीज इसे समझने की कोशिश करिए। दीज आर योर नोट्स। चलिए रुकते हैं यहाँ पर और फिर हम लोग नया टॉपिक छोड़ते हैं। चलो पहला पॉइंट मैं इसे मिटा रहा हूं और ये डेफिनेशन मुझे आपसे चाहिए। व्हाट इज क्लासिफिकेशन? इट इज अ ग्रुपिंग। अपने आप को जवाब दो। इट इज अ ग्रुपिंग। कैसी ग्रुपिंग? ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इन एनी कन्वीनियंट कैटेगरी। कोई भी यस चलेगी। अच्छा बताओ, क्या कन्वीनियंट कैटेगरी नाम की जो चीज होगी उसको बनाने के लिए करेक्टर चाहिए? यस। और उन करेक्टर को, उन कन्वीनियंट कैटेगरी को क्या साइंटिफिकली कोई नाम दिया गया है? यस। एंड द साइंटिफिक नेम फॉर दैट कन्वीनियंट कैटेगरी इज टेक्सा। तो क्या इस दुनिया में बहुत सारे टेक्सा हो सकते हैं? जो मर्जी है सो टेक्सा हो सकता है? यस। क्या प्लांट टेक्सा हो सकता है? यस। एनिमल टेक्सा हो सकता है? यस। डॉग, एनिमल, ह्यूमन, कोई भी चीज टेक्सा हो सकती है? यस। एनीथिंग विच हैव सम कैरेक्टर इट कैन बी यूज्ड एज अ टेक्सा। सो तो ये 18 लाख टेक्सा हो सकते हैं। बिल्कुल। तो क्या हमें 18 लाख टेक्सा पढ़ने चाहिए? नहीं भैया, फिर तो बड़ा प्रॉब्लम आ जाएगी। तो क्या हमें कुछ प्री डिफाइंड टेक्सा पढ़ने चाहिए? यस, देयर आर सम प्री डिफाइंड टेक्सा लाइक स्पीसीज, जीनस, फैमिली। तो क्या इन प्री डिफाइंड टेक्सा की बेसिस पर ऑलरेडी क्लासिफिकेशन किया गया है? यस, एंड दैट क्लासिफिकेशन इज नोन एज टैक्सोनॉमी। सो माय डियर स्टूडेंट, व्हाट इज टैक्सोनॉमी? व्हाट इज टैक्सोनॉमी? जरा मुझे बताओ, व्हाट इज टैक्सोनॉमी? क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन हो गई। व्हाट इज टैक्सोनॉमी? इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ classification in which organisms are classified on the basis of predefined taxa। और predefined taxa क्या ऐਵੇਂ ही बना दिए गए? No, predefined taxa को बनाने के लिए there are some basis। और ये basis क्या किसी दूसरी बुक में लिखी है? No, they are written in NCERT। so कौन कौन सी basis हैं? Please follow the page number 7। it is external character, internal character, structure of cell, developmental history, that is also known as embryology, even ecology। कभी कभी तो इसमें एक पॉइंट नहीं लिखा है, नहीं लिखा है इसलिए मैंने लिखा है नहीं। फाइलोजेनी, फाइलोजेनी का मतलब होता है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री भी देखते हैं। तो याद रखना, टैक्सो को बनाने के लिए बहुत सारी बातें। अब कल मैंने एक ब्यूटीफुल बात आपको बताई थी, अगर आप वो ब्यूटीफुल बात मेरे साथ शेयर करें मुझे अच्छा लगेगा। मैंने कल आपको बताया था देयर इज अ नॉमेनक्लेचर टर्म। बहुत सारे लोग बैठे होंगे और भूल गए होंगे। ये है अलार्म। देखिए आपकी स्टडी के दौरान आपकी स्टडी आपको बहुत सारे अलार्म देती है, आप सुनते नहीं हो। और ये अलार्म जब एक साथ क्वेश्चन जिस दिन एग्जाम देने जा रहे हो उस दिन बजते हैं, आपको समझ में नहीं आता किस अलार्म को सुना जाए। अलार्म क्या है? अगर आज आप यहाँ बैठे हो और कल मैंने आपको नॉमेनक्लेचर पढ़ाया था तो नॉमेनक्लेचर की डेफिनेशन आपके दिमाग में होनी चाहिए। आप बोलोगे नामकरण, मैं नहीं मानूंगा। मैंने नॉमेनक्लेचर बताया था, इट इज अ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द नेम सो दैट दैट नेम कैन बी यूज इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। दिस वुड बी द डेफिनेशन। यही चाहिए मुझे। नो डाउट हिंदी में से नामकरण बोलते हैं। तो मैंने कल आपको बताया था कि नॉमेनक्लेचर तो एक बात जरूरी है टैक्सोनॉमी की, बिना नॉमेनक्लेचर के आप क्लासिफाई किसे करोगे? लेकिन मैंने आपको यह भी बताया था कि नॉमेनक्लेचर करने के लिए यू हैव टू नो अबाउट द आइडेंटिफिकेशन। बहुत सारे लोग भूल चुके हैं और आप खुद सोचिए कि एक दिन पहले पढ़ाई हुई बात आप भूल जाते हैं तो आप अगले 7 महीने में क्या क्या भूलने वाले। सो आपको मैंने पढ़ाया था आइडेंटिफिकेशन। आप जिसका भी नाम करने जा रहे हो, जिसका भी नामकरण करने जा रहे हो, उसको पहले आइडेंटिफाई करो। हाउ मेनी ऑफ यू नो द व्हाट इज आइडेंटिफिकेशन? भूल गए? इट इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। यही शब्द यूज किया था। इट इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म के बारे में बताना ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टर। यानी मान लो मुझे डॉग बताना है तो डॉग के कैरेक्टर बताऊंगा। दैट इज नोन एज आइडेंटिफिकेशन। ओके। और आइडेंटिफिकेशन के पहले भी अगर हमें किसी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना है, वी हैव टू नो अबाउट द कैरेक्टर ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज कैरेक्टराइजेशन। ये लो, अब आप कंफ्यूज हो गए व्हाट इज कैरेक्टराइजेशन। चलिए मैं एक कैरेक्टर आपके सामने रख रहा हूं। एक ऑर्गेनिज्म है, ये कल भी मैंने रखा था। वो अपने 2 पैरों पे चलता है। दुनिया का दूसरा कैरेक्टर है उसका कि दुनिया का सबसे अच्छा ब्रेन उसके पास है। तीसरा, वो याद रखना इवोल्यूशनरी हिस्ट्री में सबसे टॉप में है, मेमोरी ग्लैंड है। बताइए मैं क्या बता रहा हूं? कैरेक्टर। क्या बता रहा हूं? कैरेक्टर। और इस कैरेक्टर की बेसिस पे आपने क्या कर दिया? आइडेंटिफाई। और आइडेंटिफाई करके आप उसका नाम बताइए मुझे, होमो सैपियंस। तो आपको लगेगा कि विच इज फर्स्ट। अरे पागलों, ये तीनों एक साथ।
कई बार बच्चे मेरे पास आते हैं, सर ये बताइए पहले करेक्टर पहले आइडेंटिफी। अरे मेरे सामने आप एक मैंगो रखो तो मेरे दिमाग में सबसे पहले क्या आया होगा, तीनों चीजें एक साथ आई होंगी। मैंने आम को देखा, करेक्टर आ गए, मेरे दिमाग में आवाज आई ये तो आम है, मैंगीफेरा इंडिका है, इसका मतलब मैंने इसको क्या कर लिया, आइडेंटिफाई। लेकिन फिर भी अगर आपको लिखना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू रिटन इट करेक्टराइजेशन, दूसरा काम है आइडेंटिफिकेशन, तीसरा काम है नॉमेनक्लेचर। तो जब करेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर हो जाएं तब अब चौथा काम आप लिखिए क्लासिफिकेशन। सो याद रखना हमारी मॉडर्न टेक्सोनॉमी की बेसिस, अभी जो बेसिस थी वो टेक्सा की बेसिस थी। अभी मैंने 5 कैरेक्टर लिखे थे, वो टेक्सा को डिफाइन करने के बेसिस थे। नाउ दीज आर द बेसिस ऑफ द मॉडर्न टेक्सोनॉमी, इट इज बेसिस ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी। अब आप बोलोगे ये भी एनसीईआरटी में लिखा है, सर हमने तो कभी देखा नहीं। तो हम कहेंगे पेज नंबर 8 का दूसरा पैराग्राफ फिर से ध्यान से देखिए। पेज नंबर 8 का दूसरा पैराग्राफ दिखा आपने, क्या क्या लिखा हुआ है, इट इज कैरेक्टराइजेशन एंड आइडेंटिफिकेशन। उसके पहले उन्होंने क्लासिफिकेशन लिख दिया, बाद में नॉमेनक्लेचर। और आप पूछो सर क्या सीक्वेंस होना चाहिए, मैंने बोला सीक्वेंस में क्लासिफिकेशन सबसे बाद में ही आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। और बच्चों अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं और आपकी मदद लूं और वाकई आप मुझे मदद कर दें तो मैं बोलूं क्लासिफिकेशन में भी अब मुझे स्पेशल क्लासिफिकेशन चाहिए। तो आप मुझे बोलेंगे सर पागल हो गए हैं आप, स्पेशल क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे चाहिए? तो मैं बोलूंगा स्पेशल क्लासिफिकेशन चाहिए अपनी प्री डिफाइंड टेक्सा की बेसिस पर। तो आप बोलोगे सर कुछ नहीं है, इट इज नथिंग बट इट इज टेक्सोनॉमी। और अगर आप इसे टेक्सोनॉमी बोल रहे हो सो टेक्सोनॉमी इज नथिंग बट क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन इज नथिंग बट टेक्सोनॉमी। बस अंतर यह है कि आपने स्पेशल तरीका कर दिया। सो मॉडर्न टेक्सोनॉमी के 4 मुख्य बेसिस आपके सामने लिखे हैं, आपको नोट करना है तो कर लीजिए। दीज आर कैरेक्टराइजेशन, नंबर 2 इज आइडेंटिफिकेशन, नंबर 3 इज नॉमेनक्लेचर, नंबर 4 इज क्लासिफिकेशन। एंड टेक द पेज नंबर 8, 8वां पेज नंबर देखिए, दूसरा पैराग्राफ जहां से शुरू होता है। दीज आर द 4 टर्म रिटन देयर, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। ओके, सो मैं इजिली यहां से आपके सामने कुछ शब्द आपको सामने थ्रो कर सकता हूं, और अगर वो शब्द पकड़ के आपने उनकी डेफिनेशन खुद बना ली रट्टा बिना मारे तो मैं मानूंगा आपने अच्छे से पढ़ा। चलिए, क्या आपको कल मैंने आइडेंटिफिकेशन पढ़ाया था? यस, यू नो अबाउट द आइडेंटिफिकेशन, थैंक यू वेरी मच। क्या मैंने आपको नॉमेनक्लेचर पढ़ाया था? आप तो बोलोगे सर वही फिर से लिख रहे हो। नो, इसमें थोड़ा सा चेंज आएगा, मैं देखता जाइए। नॉमेनक्लेचर पढ़ाया था, यस। क्या नॉमेनक्लेचर में आपको मैंने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर पढ़ाया था? यस। अब बताइए यहाँ पर जो भी घर में बैठा हुआ बच्चा है, क्या वो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर को अपने दिमाग में ला पा रहा है? क्या उसके 5 पॉइंट दिमाग में आ रहे हैं? यस। क्या आज मैंने इनके अलावा आपको क्लासिफिकेशन पढ़ाया? यस सर, आज हमने क्लास को क्लासिफिकेशन के साथ शुरू किया। क्या क्लासिफिकेशन में मैंने एक शब्द यूज किया, कन्वीनियंट कैटेगरी? क्या ये कोई भी कैटेगरी हो सकती है? यस, कन्वीनियंट कैटेगरी में देयर मस्ट बी एनी कैटेगरी, कोई भी कैटेगरी हो सकती है। सर कन्वीनियंट कैटेगरी के अलावा क्या सर देयर मस्ट बी सम साइंटिफिक नेम फॉर दिस कन्वीनियंट कैटेगरी? यस, दिस मस्ट बी टेक्सा। क्या होना चाहिए? टेक्सा। क्या टेक्सा में सर कुछ प्री डिफाइंड टेक्सा हो सकते हैं? यस सर, प्री डिफाइंड टेक्सा हो सकते हैं। क्या प्री डिफाइंड टेक्सा से जुड़ा हुआ कोई शब्द हो सकता है? यस सर, इट इज टेक्सोनॉमी। क्या टेक्सा के कुछ बेसिस हो सकते हैं? यस, 5। क्या टेक्सोनॉमी के कुछ बेसिस हो सकते हैं? 4। मेरे पास जगह नहीं, आप बताओ 5। एक्सटर्नल कैरेक्टर, इंटरनल कैरेक्टर, सेलुलर स्ट्रक्चर, डेवलपमेंटल हिस्ट्री, इकोलॉजी, फाइलॉजनी। इसके अलावा टेक्सोनॉमी के 4 बेसिस हो सकते हैं क्या? यस। नंबर 1 इज कैरेक्टराइजेशन, नंबर 2 इज यस आइडेंटिफिकेशन, इसके बाद नॉमेनक्लेचर, इसके बाद क्लासिफिकेशन। दीज आर द नोट्स, आपकी जेब में है, आप कभी भी मर्जी से पढ़ो, किसी को भी पढ़ा दो। अगर आप इतना सीख गए तो आज हम लोग एक नया टर्म और सीखने वाले हैं कि सर इतना सब कुछ था, एवरीथिंग वॉज देयर, सब कुछ था,
देन व्हाट इज द नीड ऑफ दिस सिस्टेमैटिक्स? ये शब्द कहां से आ गया? सर हमने क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, सर हमने टेक्सोनॉमी पढ़ ली, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सिस्टेमैटिक्स एंड हाउ इट डिफर फ्रॉम द classification and how it differ from the taxonomy? Why systematics is another term, even the taxonomy is there. पहले से ही टैक्सोनॉमी वहां पर है इस दुनिया में, फिर टैक्सोनॉमी होने के बावजूद भी इस दुनिया में सिस्टमैटिक शब्द कहां से आ गया? तो सबसे पहले आप कल मैंने आपको लीनियस बताए थे, और लीनियस की 2 किताबें मैंने आपके साथ शेयर की थी। लीनियस ने एक बुक लिखी थी, कल भी मैंने लिखा बताया था, इट इज नोन एज सिस्टमा नेचुरी। ये बुक का नाम है, इट्स द नेम ऑफ बुक, सिस्टमा नेचुरी। सिस्टमा नेचुरी से ये शब्द उठाया गया, दैट इज नोन एज सिस्टमैटिक्स। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिस्टमैटिक्स? इट इज द सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ऑफ द ऑर्गेनिज्म। सो सर जी सिस्टमैटिक अरेंजमेंट भी तो एक प्रकार का ग्रुपिंग हुआ, और अगर सिस्टमैटिक अरेंजमेंट भी एक प्रकार का ग्रुपिंग हुआ, सो व्हाई नॉट इट इज नोन एज टैक्सोनॉमी? क्यों इसे टैक्सोनॉमी की तरह हम शब्द यूज नहीं कर रहे? क्यों हम लोग इसे टैक्सोनॉमी या क्लासिफिकेशन की तरह यूज नहीं कर रहे? सर सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ये शब्द में अलग डिफरेंस क्या है? चलिए इसके लिए मुझे थोड़ा आगे जाकर के आपके साथ एक छोटा सा क्वेश्चन देखना पड़ेगा। ध्यान से सुनो। मान लीजिए मैं बोलूं एल्गी, नो डाउट मैंने नहीं पढ़ाया, पहले से माफी मांग रहा हूं, अभी नहीं पढ़ाया, वैसे तो मैं पढ़ा चुका हूं। तो क्या एक एल्गी एक टैक्सा है? बिल्कुल है। मैंने बोला कि सर ब्रायोफाइटा, आपने कहा हाँ सर ब्रायोफाइटा भी एक टैक्सा है। ओके, फिर मैंने कहा कि टेरिडोफाइटा, ओके, आपने कहा सर टेरिडोफाइटा भी एक टैक्सा है, वेरी गुड। आगे मैंने बोला जिम्नोस्पर्म, और फिर मैंने आपसे बोला एंजियोस्पर्म। बार बार वही बात दोहराऊंगा तो आपको अजीब लगेगा। अगर जिम्नोस्पर्म भी एक टैक्सा है तो एंजियोस्पर्म भी एक टैक्सा होगा, वी ऑल नो। अब हमने क्या किया, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो और एनजीओ का एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट किया और नाम दिया प्लांट। अरे बाप रे, तो क्या प्लांट भी एक टैक्सा है? यस। अब प्लांट एक टैक्सा है, साथ में एल्गी भी एक टैक्सा है, लेकिन प्लांट बड़ा टैक्सा है और उससे छोटा टैक्सा है एल्गी। अब क्या हुआ, इस प्लांट के अंदर हमें एल्गी भी मिल रहा है, ब्रायोफाइटा भी मिल रहा है, टेरिडोफाइटा भी मिल रहा है, जिम्नोस्पर्म भी मिल रहा है, एंजियोस्पर्म भी मिल रहा है। अगर मैं प्लांट कह दूं तो मैं आराम से घर बैठ सकता हूं, अब सारे बच्चे जाने इट इज एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो, इट इज अ सिस्टमिक अरेंजमेंट। टैक्सोनॉमी यहां तक थी, लेकिन सिस्टमैटिक्स इंटर रिलेशनशिप बताने लगती है डिफरेंट ग्रुप ऑफ द सेम टैक्सा। यानी एल्गी और ब्रायोफाइटा का आपस में क्या इंटर रिलेशन हो सकता है, ब्रायो का टेरिडो के साथ क्या रिलेशन हो सकता है, या टेरिडो का एल्गी के साथ क्या रिलेशन हो सकता है, या ब्रायो का जिम्नो के साथ, जिम्नो का टेरिडोफाइटा के साथ, एनजीओ का किसी के साथ। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द इंटर रिलेशनशिप, ये शब्द पहली बार सिस्टमैटिक में ही यूज किया गया, सिस्टमैटिक्स में भी यूज किया गया। टैक्सोनॉमी में लोग क्लासिफाई कर दिए जाते थे, लेकिन इंटर रिलेशनशिप नहीं देखी जाती थी। यहां पर हम लोग को इंटर रिलेशनशिप देखनी है, और साथ में हमें देखनी है कौन पहले आया कौन बाद में आया। आप जानते हो इवोल्यूशन के दौरान सबसे पहले कौन आए, एल्गी, उसके बाद कौन आया, ब्रायो, उसके बाद ब्रायो से टेरिडो, जिम्नो, एंजियो कैसे बने, ये इवोल्यूशन पढ़ाते वक्त इसका एक चार्ट है, मैं पढ़ाऊंगा। सो बोलते हैं एक तो हम लोग सिस्टमैटिक्स में नई चीज पढ़ते हैं, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म, एंड अनदर वन थिंग इट इज इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। इसका मतलब टैक्सोनॉमी में अगर हम दो चीजें जोड़ दें, एक जोड़ दें इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द अमंग द ऑर्गेनिज्म, और दूसरी चीज जोड़ दें इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, तो वही टैक्सोनॉमी क्या कहलाने लगेगी, सिस्टमैटिक्स। सो सिस्टमैटिक्स इज नथिंग, इट इज अ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी इज नथिंग बट इट इज अ क्लासिफिकेशन।
सो क्लासिफिकेशन, टेक्सोनॉमी और सिस्टमेटिक में छोटे छोटे माइनर से डिफरेंसेस हैं, और उन माइनर डिफरेंसेस को आप समझने की कोशिश करिए, पकड़ने की कोशिश करिए, और जब पकड़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आज मैं ये तीनों चीजें लिख दूं कि सर बताइए व्हाट इज सिस्टमेटिक्स, तो आप बताइए सिस्टमेटिक इज द सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऑन द कन्वीनियंट कैटेगरी ऑन द प्री डिफाइंड टैक्सा, बट द ऑर्गेनिज्म ऑल्सो शेयर सम interrelation and they also give the information of their evolutionary history। और evolutionary history और interrelationship के साथ अगर हम कोई चीज पढ़ें, that is known as systematics, और ये systematic शब्द वहीं से उठाया गया। मैं इसे मिटाता हूँ। systematic शब्द लीनियस ने पहली बार सिस्टमा नेचुरी में यूज किया था, ये इनकी किताब का नाम है। सिस्टमा नेचुरी में इन्होंने सिस्टमैटिक की डेफिनेशन बनाई थी, इट इज अ सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज आल्सो अ ग्रुपिंग, जैसे टैक्सोनॉमी एक ग्रुपिंग है, तो ये भी एक प्रकार की ग्रुपिंग ही है, लेकिन इस ग्रुपिंग में दो चीजें और पता चलती हैं, वन इज इंटर रिलेशनशिप एंड अदर वन इज इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। सो देखिए, अब मैं फिर पीछे लौटा ताकि आपके कंफ्यूजन कम से कम हो। वन इज क्लासिफिकेशन, इट इज अ फ्लैट टर्म, एनी कैटेगरी, ओके। देन आया आपके पास टैक्सोनॉमी। देखिए मैं कैसे टैक्सोनॉमी को डिफाइन कर रहा हूं। टैक्सोनॉमी इज आल्सो अ क्लासिफिकेशन, बट इट इज अ स्पेशल क्लासिफिकेशन। सो देखिए क्लासिफिकेशन ये भी है, लेकिन स्पेशल क्लासिफिकेशन है। अब मैं ये नहीं बताऊंगा इसमें स्पेशल क्या है, ये आप मुझे बताएंगे। यस, क्या स्पेशल है? प्री डिफाइंड टैक्सा। नाउ अब मैं लिखूंगा सिस्टेमैटिक्स, और देख आई एम सॉरी, ये ओके, चलिए एक बार फिर कोशिश करते हैं, टेक्निकल मिस्टेक है। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने देखा क्लासिफिकेशन, जहां तक हम पहुंच चुके हैं वहां तक पहुंचते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के बाद हमने बोला टैक्सोनॉमी। आप जानते हो टैक्सोनॉमी क्या है, मैं लिख देता हूं टैक्सोनॉमी इज अ स्पेशल क्लासिफिकेशन। और स्पेशल क्लासिफिकेशन में इसमें क्या स्पेशल है वो मैं आपसे पूछ लूंगा, आप मुझे बता दोगे। एंड नाउ टैक्सोनॉमी के बाद मैं लिखता हूं सिस्टमैटिक्स, और देखिए मैं सिस्टमैटिक्स में क्या लिखता हूं। सिस्टमैटिक्स इज नथिंग, इट इज अ टैक्सोनॉमी, और उस टैक्सोनॉमी में दो चीजें ऐड करो, वन इज इंटर रिलेशनशिप among the organism plus evolutionary history। इसका मतलब सिस्टमैटिक इज नथिंग बट स्पेशल टैक्सोनॉमी, स्पेशल टैक्सोनॉमी। Classification is flat, taxonomy is a special classification, systematic is a special taxonomy। So you can use taxonomy and systematic, interrelationship में इनको यूज कर सकते हो और सिनोनिमस भी यूज कर सकते हो। बट जब तुम सिस्टमैटिक्स बोल रहे होगे, बस बोलोगे सर टैक्सोनॉमी में दो चीजें और ऐड कर दीजिए, जो ऑर्गेनिज्म आपने क्लासीफाई किए हैं उनका इंटर रिलेशनशिप बता दीजिए, और साथ में आप उनकी क्या बता दीजिए, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। एंड दैट्स हाउ we go with the classification, taxonomy, systematics। इतना पढ़ लेने के बाद याद रखना, there is one more major topic, it is known as taxonomic categories। आपके बुक में एक छोटा सा पार्ट है, it is known as taxonomic categories। taxonomic categories, याद रखना। what are these taxonomic categories? These taxonomic categories are nothing but predefined taxa। वही predefined taxa जो मैं पीछे छोड़ आया हूं, जो मैंने आपको पढ़ाया नहीं है। मैंने कहा था predefined taxa को एक स्पेशल तरीके से बताऊंगा। now these are known as predefined taxa। सो क्या प्री डिफाइंड टेक्सा के कुछ नाम है? यस, फर्स्ट ऑफ ऑल पहली बार आज इनको नाम को मैं लिखने जा रहा हूं, फुल नेम। यस, देयर इज स्पीसीज, देन देयर इज जेनस, देन देयर इज फैमिली, देन देयर इज ऑर्डर,
then there is class, then there is phylum and division. Phylum in case of animal, division is in case of plant, and then there is kingdom. मैं बताता चलूं, साइंस ने ये मेजर प्री डिफाइंड टेक्सा बताए हैं। इसका मतलब साइंटिस्ट ने केवल यही टेक्सा नहीं बताए, ये मेजर हैं, ये बड़े बड़े टेक्सा हैं। इनके सब कैटेगरीज भी हैं, याद रहेगा। दे ऑल्सो हैव सब कैटेगरी, लाइक स्पीसीज हैव सब स्पीसीज, फैमिलीज हैव सब फैमिलीज, क्लास में हैव सब क्लास, सुपर क्लास, फाइलम में भी हैव सब फाइलम, सुपर फाइलम, किंगडम में हैव सब किंगडम, सुपर किंगडम अभी तक नहीं है। तो आप समझ लो इस तरीके के प्री डिफाइंड टेक्सा ऑलरेडी आर देयर। और यहां पर थोड़ी सी कोताही बरती, क्योंकि उन्हें मालूम था टीचर इसे कहीं ना कहीं पढ़ा ही देगा, हम लोग टीचर हैं, हम लोग इसे पढ़ा ही देंगे। क्या समझाने में कोताही बरती गई? जब हम स्पीसीज पढ़ाते हैं या जीनस पढ़ाते हैं या फैमिली पढ़ाते हैं, तो मुझे कोई पढ़ाए तो मैं तो लिखूंगा यार सर कुछ शब्द लिखे हुए, तो इन शब्दों के कुछ मायने जरूर होंगे। जैसे मैं बोलूं कि एल्गी, यस एल्गी का अपना एक मायने है, एल्गी का अपना एक करेक्टर है, लेकिन अगर मैं बोल दूं प्लांट, भैया आप देखोगे प्लांट में एल्गी भी है, अभी अभी पढ़ाया, प्लांट में ब्रायो भी है, प्लांट में टेरिडो भी है, प्लांट में जिम्नो भी है, एनजीओ भी है। तो अब बताओ मैं बोलूं एल्गी बड़ा कि प्लांट बड़ा? आप बोलोगे सर प्लांट बड़ा, बिकॉज प्लांट इटसेल्फ हैव द एल्गी। ओके, अगर मैं बोलूं एल्गी और प्लांट में कौन बड़ा, तो आप बोलोगे सर प्लांट इटसेल्फ हैव द एल्गी, इसका मतलब प्लांट बड़ा क्लास हुआ। तो हुआ क्या, हमने अपनी चीजों को अरेंज किया फ्रॉम छोटे से बड़ा, और छोटे से बड़ा अरेंज करना, इट इज मेकिंग अ हायरार्की। हायरार्की का मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ दियर रैंक। जो छोटा है वो छोटे, जो बड़ा है वो बड़ा, एंड दैट्स व्हाई स्पीसीज इज अ टेक्सा। माय डियर, स्पीसीज इज अ टेक्सा। अब आप मुझे बताइए, जीनस इज अ टेक्सा, वेरी गुड, फैमिली इज अगेन टेक्सा, लेकिन ऑर्डर इज ऑल्सो अ टेक्सा, नो डाउट, क्लास इज ऑल्सो अ टेक्सा, मीनवाइल फाइलम इज ऑल्सो अ टेक्सा, और किंगडम इज ऑल्सो टेक्सा। तो सर सब टेक्सा हैं, तो इनमें डिफरेंस क्या है? इनमें से एक छोटा टेक्सा और एक बड़ा टेक्सा। सो वी नो दैट स्पीसीज इज द लोएस्ट कैटेगरी, इट इज द लोएस्ट कैटेगरी, एंड किंगडम इज द हाईएस्ट कैटेगरी। और बताइए लोएस्ट और हाईएस्ट हमने किस बेसिस पर किया? इस बेसिस पर किया कि उसमें कितने कैरेक्टर और कितने टाइप के ऑर्गेनिज्म। देन वी अरेंज दीज सिस्टम, अरेंज दीज टैक्सोनॉमिक कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ दियर रैंक। अब बोलोगे व्हाट इज रैंक? रैंक का मतलब ऑन द बेसिस ऑफ दियर अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑन द बेसिस ऑफ दियर नंबर, टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो कुछ हमें छोटे टैक्सा मिले, कुछ बड़े टैक्सा मिले, और इनको इनके रैंक के हिसाब से अरेंज करना, इट इज नोन एज टैक्सोनॉमिक हायरार्की। टैक्सोनॉमिक हायरार्की। ये शब्द आपकी बुक में टैक्सोनॉमिक हायरार्की आपको मिलेगा। और कई बच्चे मुझसे पूछते सर टैक्सोनॉमिक हायरार्की समझ में नहीं आया, व्हाट इज टैक्सोनॉमिक हायरार्की? मैं डेफिनेशन लिखाऊंगा बोर्ड खाली करके, पर पहले जो बोर्ड में लिखा है उसको एब्जॉर्ब कर लें, नहीं तो फिर कहोगे कि सर वो मिटा दिया जल्दी से। चलो, व्हाट इज टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज? दीज टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज आर एनीथिंग बट साइंटिस्ट हैव सम प्री-डिफाइंड टेक्सा। वन थिंग कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में कुछ प्री-डिफाइंड टेक्सा हैं। तो सर प्री-डिफाइंड टेक्सा हैं तो हमें भी नाम बताओ। लो सुनो, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और डिवीजन, किंगडम। अच्छा सर, तो क्या ये सब टेक्सा है? यस, स्पीसीज इज अ टेक्सा, जीनस इज अ टेक्सा, class is a taxa, kingdom is a taxa, all of them are taxa. Then how they differ?
यस, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। वो बोले सर वो नहीं समझ में आया, उसको समझाने के लिए मैंने आपको समझाया प्लांट। प्लांट इज अ बिगर टेक्सा बिकॉज प्लांट है एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो। तो आप बताओ एल्गी के रेस्पेक्ट में प्लांट इज अ स्मॉलर और लार्जर? लार्जर। लेकिन एल्गी और ब्रायो के आपस में एक दूसरे के रेस्पेक्ट में दे आर समकक्ष, दे आर सिमिलर बिकॉज बोथ बिलोंग टू प्लांट। तब आपको लगेगा यस प्लांट बड़ा टेक्सा है क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। तो इस हिसाब से हम लोगों ने टेक्सॉन को रैंक दी कि छोटी रैंक, बड़ी रैंक। इसका मतलब कोई मुझसे पूछे कि क्या जीनस स्पीसीज से बड़ा है, तो मैं बोलूंगा यस। अगर जीनस स्पीसीज से बड़ा है तो क्या सर जीनस में स्पीसीज इंक्लूडेड है? यस। जैसे प्लांट में कौन इंक्लूडेड था? एल्गी। तो क्या सर फैमिली बड़ा टेक्सा है इन दोनों से? यस। इसका मतलब फैमिली में जीनस और स्पीसीज दोनों इंक्लूडेड हैं? यस। अगर कल को मैं पूछूं क्या आपका फाइलम एक बड़ा टेक्सा है? यस। तो क्या इनमें स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास इंक्लूडेड है? यस। एंड दैट्स व्हाई इट इज बिगर बिकॉज फाइलम इटसेल्फ हैज सम स्पीसीज, सम जीनस, सम फैमिली, सम ऑर्डर्स। तो मैं बोलूं किंगडम और द हाईएस्ट। व्हाई हाईएस्ट? बिकॉज इट इंक्लूड ऑल थिंग्स, ऑल टेक्सा, और सारे टेक्सा इंक्लूड होने की वजह से इट इज द हाईएस्ट टेक्सा। एंड नाउ अब इनका सिस्टमैटिक अरेंजमेंट इट इज नोन एज टेक्सोनॉमी हायरार्की। अब मैं यहां पर फिर से डेफिनेशन लिखता हूं। अगर तुमसे कोई पूछे व्हाट इज टेक्सोनॉमिक हायरार्की, तो आप बोलोगे इट इज अ सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट of taxa on the basis of rank. रैंक। अब आपके लिए ये शब्द और आफत कर देगा, व्हाट इज रैंक। कई बार बच्चे मुझसे पूछते सर फेडअप हो गए, कैटेगरी क्या है, टेक्सा क्या है, रैंक क्या है? अरे एवरीथिंग इज सेम। सो व्हाई कैटेगरी इज नाउ नोन एज रैंक? बेटा रैंक इज द पोजीशन ऑफ दैट टेक्सा। फिर से सुनो, रैंक और टेक्सा एक ही बात है, नो डाउट। लेकिन कोई भी टेक्सा हमेशा रैंक नहीं कहलाएगा जब तक उसका सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ना हो। तो जब मैं बोलूं जीनस इज अ टेक्सा, यस। जीनस इज अ रैंक, यस। लेकिन तब मुझे बताना पड़ेगा जीनस इज सुपीरियर रैंक देन स्पीसीज, इंफीरियर रैंक देन फैमिली। बिकॉज रैंक हमेशा, जब आपका रैंक आता है ऑल इंडिया में, हमेशा उसका रेफरेंस होता है आपकी रैंक हमसे अच्छी, आपकी रैंक हमारी से खराब। इसका क्या मतलब होता है? रैंक का मतलब होता है कि यू हैव टू गिव प्लेस एनीथिंग इन एनी पर्टिकुलर पोजीशन। तो जब तक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट नहीं होगा, टेक्सोनॉमी हायरार्की नहीं होगी, तब तक किसी भी टेक्सा की पर्टिकुलर प्लेस डिफाइन नहीं कर सकते। और अगर हम किसी भी टेक्सा की पर्टिकुलर प्लेस डिफाइन करने लगे, अगर हम पर्टिकुलर प्लेस डिफाइन करने लगे, तब हम उसे क्या बोलने लगेंगे? रैंक। एंड दैट्स व्हाई टेक्सा समटाइम आल्सो नोन एज रैंक, टैक्सोनॉमिक रैंक। अब रैंक शब्द से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर अब इन तीनों शब्द में अंतर बताओ, कैटेगरी में अंतर बताओ, टेक्सा में अंतर बताओ, रैंक में अंतर बताओ। इसका जवाब कुछ नहीं है। इसका जवाब ये तीनों एक ही हैं। जब फ्लैट बोलो कैटेगरी, जब प्री डिफाइंड बोलो टेक्सा, और जब पोजीशन के साथ बोलो दैट इज रैंक। अब कोई मुझसे पूछे व्हाट इज स्पीसीज, तो मैं बोलूंगा स्पीसीज इज द लोएस्ट कैटेगरी। इसका मतलब ये लोएस्ट रैंक है, इसका मतलब ये लोएस्ट टेक्सा है। और अगर मैं बोलूं व्हाट इज किंगडम, तो मैं बोलूंगा किंगडम इज द हाईएस्ट कैटेगरी, इसकी रैंक हाईएस्ट है। एंड दैट्स व्हाई समटाइम टेक्सा एंड रैंक दे आर यूज्ड इन सिस्टमैटिक अरेंजमेंट लाइक सिनोनिमस। ये सिनोनिमस यूज किए जाते हैं। सो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज टेक्सा। अब एक और चीज जो एनसीईआरटी ने बड़ी ब्यूटीफुल तरीके से डिफाइन की है और जिसमें आप सब मात खाएंगे, अक्सर लोग मात खा जाते हैं, चलिए उसको समझते हैं। बताइए व्हाट इज स्पीसीज? यस, इट इज अ बेसिस, सॉरी, व्हाट इज स्पीसीज? इट इज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन।
क्या किसी भी ऑर्गेनिज्म को स्पीसीज की बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हो? यस। अब जैसे हम यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन करते हैं हमें लगता है जीनस में नॉट बी द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। सॉरी, जीनस इज अगेन यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। लेकिन अब आपके लिए चौथा बड़ा टर्म आ गया जिससे आप परेशान हो जाओगे। यस, अब मैं पूछूं, स्पीसीज जो यूनिट है वो क्लासिफिकेशन की यूनिट है, जीनस भी यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है, लेकिन विच इज लोअर यूनिट, विच इज हायर यूनिट। फॉर एग्जांपल, ग्राम भी मास की यूनिट है और किलोग्राम भी मास की यूनिट है। विच वन इज हायर? किलोग्राम। विच इज लोअर? ग्राम। तो मैं बोलूं व्हाट, ग्राम इज अ यूनिट, यस। किलोग्राम इज अ यूनिट, यस। फिर आप बोलोगे नहीं सर एस आई यूनिट चाहिए, तो मैंने कहा एस आई यूनिट में नहीं बता रहा हूं, मैं तो केवल यूनिट बता रहा हूं। तो species is a unit of classification, and please make a underline where this term is written in NCERT, that every taxa is a unit of classification. Even species is a unit of classification. Even genus is a unit of classification. Even the family is a unit of classification. It is also a unit of classification. Order is also a unit of classification. एक चीज तो याद रख के समझिएगा कि मैं कोई भी शब्द जब आपके सामने बोलूंगा ये मेरा अपना बनाया हुआ नहीं होगा। लगे भले आपको सारा नया पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो हमेशा एनसीईआरटी से होगा। और इसीलिए मैं कहता हूं मेरे पढ़ाने के बाद एनसीईआरटी जरूर पढ़िए। और मैं अभी एनसीईआरटी आपके सामने ओपन करूंगा और मैं ये शब्द निकालूंगा कि एवरी टेक्सा इज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। लुक हियर, स्पीसीज इज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, यस। ओके, मेरे साथ बोलिए, जीनस इज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, यस। फैमिली इज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, यस। ऑर्डर इज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, ऑल द टेक्सा आर द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। बट when we used basic unit of classification, ध्यान सुनना, basic unit of classification, अब ये बहुत बेसिक बात हो गई। नाउ द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन सब लोग नहीं है। बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज स्पीसीज ओनली। स्पीसीज इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। अगर कोई कहे जीनस इज अ बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, नो, बट जीनस इज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, यस। Okay, family is a unit of classification, yes, but basic unit of classification, no. Okay, kingdom is a unit of classification, yes, but it is a basic unit of classification, no. So बताइए, स्पीसीज के साथ तीन टर्म चलते हैं, एक तो लोएस्ट रैंक, लोएस्ट टेक्सा, लोएस्ट यूनिट, और आज चौथा टर्म आपके सामने इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। और किसी ने भी इन क्वेश्चन को गलत किया वो है बेवकूफ। और ये स्पीसीज का क्वेश्चन आपसे दसियों बार पूछा गया, दसियों बार पूछा गया है, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। तो चलिए हम लोग इस चीज को दोबारा लिखते हैं, आपके सामने इन चीजों को दोबारा लिखते हैं, और दोबारा लिखने के बाद आपसे पूछने की कोशिश करते हैं, और शायद आप बता देंगे। मुझे अब पूरा विश्वास है कि मैं बोलूं व्हाट इज टैक्सोनॉमी कैटेगरी, एनी कैटेगरी, यस, but what are the scientific taxonomy category? They are predefined taxa. Tell me, अब मैं वर्टिकल बना रहा हूं, मदद करिए। ओके, अब आपको रैंक दिखाई पड़ेंगी क्योंकि मैं आपके सामने नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा हूं। सबसे छोटा स्पीसीज, उससे बड़ा जेनस। देखिए आपको दिखने लगा कि जब मैंने इसको हॉरिजॉन्टल बनाया था आप रैंक का मतलब ही नहीं समझ पा रहे थे। नाउ जीनस से बड़ा फैमिली, और मैं आप सारे शब्द एक साथ यूज करने जा रहा हूं। फैमिली से बड़ा ऑर्डर, ओके, ऑर्डर से बड़ा क्लास, थैंक यू वेरी मच, एंड क्लास से बड़ा फाइलम, प्लांट में डिवीजन, और फाइलम और डिवीजन के बाद उससे बड़ा किंगडम। अब मैं जो तुमसे पूछता जाऊं वो जवाब देते जाओ, वो मैं यहां पर सामने सामने लिखता जाऊंगा। तो वो मैं सामने सामने लिखता जाऊंगा आपके सामने। ब्लू दिखेगा इसमें, ब्लू दिखेगा, करते हैं। स्पीसीज दिख रहा है, हाँ? चलो, स्पीसीज के साथ क्या क्या जाएगा? इट इज लोएस्ट कैटेगरी। देखो दिख रहा है,
1 मिनट रुक जाइए, जब मैं देख लेता हूँ दिखला के। हल्का आ रहा है, चलो छोड़ते हैं, उसी से लेते हैं। लोएस्ट कैटेगरी, ओके। इसके साथ एक और बात जाएगी, लोएस्ट रैंक। इसके साथ एक और जाएगी, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। और इसके साथ एक और बात जाएगी, बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ओके, जीनस इज यूनिट, मैं लिखता जा रहा हूं। फैमिली इज यूनिट, मैं ये भी लिखता जा रहा हूं। ऑर्डर इज यूनिट, मैं ये भी लिखता जा रहा हूं। क्लास इज यूनिट, नो डाउट थोड़ा टाइम लगेगा। इट इज यूनिट, इट इज अगेन यूनिट, यानी एवरीथिंग इज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। बट lowest category, lowest rank and unit of classification, all of them are unit of classification, but the basic unit of classification is species. Now you can see the rank. species से बड़ी rank genus, इससे बड़ी rank family. Now you can easily know about the rank. इसका मतलब जो टैक्सा है, फिर से लिख दे रहा हूं, जो कैटेगरी है, इसी कैटेगरी को साइंस में टैक्सा बोलते हैं। अब इस टैक्सा को टेंशन हमेशा के लिए खत्म करिए, और इन टैक्सा को भी हम लोग याद रखना, स्पेशल प्री डिफाइंड टैक्सा बोल सकते हैं। और नाउ इन टैक्सा को भी हम लोग रैंक बोल सकते हैं, रैंक बोल सकते हैं। और इन्हीं टैक्सा को हम यूनिट बोल सकते हैं। कब यूनिट बोलेंगे, कब रैंक बोलेंगे, इसके लिए आइडिया होना चाहिए। फ्लैट टर्म इज कैटेगरी, स्पेशल कैटेगरी इज टैक्सा। Now, when these taxa are arranged into systematic arrangement on the basis of hierarchy, their position with respect to each other, it is known as rank. Rank शब्द सबसे पहले systematics में यूज किया गया था। Why it is used as systematic? देखो systematic में इंटर रिलेशनशिप बताना है। जैसे स्पीसीज का रिलेशन किसके साथ है, जीनस, जीनस का स्पीसीज के साथ है। और इंटर रिलेशन शब्द किस में यूज करते थे, टैक्सोनॉमी में की सिस्टमैटिक्स में, and that's why the term is rank. And now there's one more term, unit of classification. All the taxa, they behave as a unit of classification. जब मैं सबसे समय बोलूं मोनेरा क्या है, तो आप बताओगे मोनेरा एक बड़ा टैक्सा है। इट इज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, यस, बट इट इज अ किंगडम। इसका मतलब एवरी टैक्सा कैन बिहेव लाइक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। लेकिन जब मैं बोलूं बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, इट इज species. So my dear student, we have to now define each and every category, क्योंकि NCERT बोलती है हर एक कैटेगरी को एक एक करके डिफाइन करना चाहिए। सो हमारे लिए सबसे पहली कैटेगरी आती है species, and now we are going to study about the species. Okay, one more thing जो NCERT बोलती है कि किसी भी टैक्सा में किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए। देखा, मैंने बोला आपको कुछ समझ में नहीं आया। इतनी सारी चीजें एक साथ बोलने के बाद जब आपके सामने कोई बात बोली जाती तो आपके दिमाग से निकल जाती, सर क्या बोल रहे। फिर से सुनो, वी हैव स्पीसीज, सॉरी मैं बार बार वही बातें लिख रहा हूं, एंड वी हैव द किंगडम। बीच में आप सब कुछ जानते हो क्या क्या है। एंड नाउ वी हैव दिस ऑर्गेनिज्म, ओके। अब मैं इस ऑर्गेनिज्म को स्पीसीज में डालूं, जीनस में डालूं, ऑर्डर में डालूं, क्लास में डालूं, क्लास में डालूं, या मैं फाइलम में डालूं, या मैं इसको किंगडम में डालूं, यानी एक ही ऑर्गेनिज्म इन सब में डाला जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं कि मैं हूं होमो सैपियंस, हम सब लोग हैं होमो सैपियंस, तो जब मेरा इंक्लूजन स्पीसीज में होगा तो मुझे सैपियंस बोला जाएगा, होमो नहीं बोला जाएगा। जब मुझे, मैं ह्यूमन हूं, देख लो मैं ह्यूमन हूं और मैं हर जगह अपने आप को इंक्लूड करने की कोशिश कर रहा हूं। ह्यूमन की को स्पीसीज में इंक्लूड करो, यस इट इज सैपियंस। ह्यूमन को जीनस में इंक्लूड करो, इट इज होमो। ह्यूमन को फैमिली में होमिनिडी, ह्यूमन को ऑर्डर में प्राइमेट्स, ह्यूमन को क्लास में मैमल,
ह्यूमन को फाइलम में कॉर्डेटा और ह्यूमन को किंगडम में एनिमलिया, यानी ह्यूमन कैन बी इंक्लूडेड इन ऑल द कैटेगरीज। व्हाट अ ब्यूटीफुल थिंग है दैट हैज बीन रिटन इन एनसीईआरटी, कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को आप किसी भी कैटेगरी में इंट्रोड्यूस कर सकते हो। टू इंट्रोड्यूस, टू क्लासीफाई एनी ऑर्गेनिज्म इन एनी कैटेगरी, यू हैव टू नो अबाउट द 3 थिंग्स, और वो भी एनसीईआरटी में लिखी हैं। पेज नंबर है, इट इज पेज नंबर इज 9, और स्पीसीज के पहले पैराग्राफ में लिखा हुआ है, द बेसिक रिक्वायरमेंट is the knowledge of character of an individual or the group of organism. This help in identifying similarities and dissimilarity among the individual of the same kind of organism as well as other kind of organism. मैं जानता हूं इन शब्दों को तुम समझ नहीं पाओगे, पर मैं इसको इंक्लूड करने की कोशिश करता हूं। चलिए, अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म को किसी भी कैटेगरी में डालना है तो यू हैव टू नो अबाउट 3 बेसिक थिंग। नंबर 1, नॉलेज ऑफ कैरेक्टर्स। जैसे कि स्पीसीज के कैरेक्टर अलग हैं, स्पीसीज के कैरेक्टर अलग हैं, जीनस के कैरेक्टर अलग हैं, ऑर्डर के कैरेक्टर अलग हैं, तो जिसमें इंक्लूड करना चाहिए उस कैटेगरी का नॉलेज होना चाहिए। तो नॉलेज ऑफ कैरेक्टर 1 रिक्वायरमेंट। द सेकंड रिक्वायरमेंट, it is the requirement of having the identification of similarities, identification of similarities between same type of organism or different type of organism. And the third one is identification of dissimilarities. अब ये बातें अगर एक्सप्लेन करके ना बताई जाए तो बच्चे बड़ा कंफ्यूज जाता है। जैसे स्पीसीज में रहने वाले सारे लोगों में क्या सिमिलरिटीज हैं, और अगर मैं बोल दूं स्पीसीज और जीनस के बीच में, तो अब आपको पता लगाना पड़ेगा कि स्पीसीज और जीनस में सिमिलरिटीज क्या है, और यह भी पता लगाना पड़ेगा कि why species is different from genus. So you know about the similarities as well as dissimilarities between the same type of organism or different type of organism. तो किसी भी organism को किसी भी कैटेगरी में डालो, और उस कैटेगरी में डालने के लिए you have to know about 3 things. One is the knowledge of character, number 2 is identification of similarities between the same type or different type of organism, as well as it is the identification of dissimilarities between the same type and different type of organism. और अगर आप इतना कर पाओगे, then we are going to study one by one each and every category. हर एक कैटेगरी को एक एक करके हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं. So here is your first category, and that first category is known as species. The first category is known as species. And now what is species? Okay, NCERT में जो आपको आता है पहले वो लिख लो. Yes, it is the lowest category. जो प्री डिफाइंड टेक्सा हमारे सामने थे, नो डाउट इससे भी छोटी कैटेगरी हो सकती है अगर मैं सब स्पीसीज बोल दूं, लेकिन सब स्पीसीज वर नॉट इंक्लूडेड इन प्री डिफाइंड टेक्सा. तो दैट्स व्हाई लोएस्ट कैटेगरी अमंग द प्री डिफाइंड. क्या इससे छोटा हो सकता है? यस, दैट इज सब स्पीसीज. ओके, इसके अलावा यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, ये सब. तो इसके अलावा बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. और जब आप इतनी चीजें पढ़ लेंगे तो मैं कहूंगा आपको पूर्णतया मूर्ख बनाया जा रहा है. यस, आप बेवकूफ बन रहे हैं और मैं आपको बना रहा हूं. एनसीईआरटी भी कहीं हद तक आपको इस मामले में बेवकूफ बना के निकल गए. आप इसी से खुश हो. लोएस्ट कैटेगरी, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. बट इफ यू आर लिटिल बिट विजिलेंट, थोड़ा सा भी दिमाग है,
तो तुम्हें अपने टीचर से पूछना चाहिए, ठीक है सर ये लोएस्ट है, ठीक है सर ये यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है, ठीक है सर ये बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है, पर सर किन करेक्टर की बेसिस पर ये टैक्सा पैदा किया गया? बिकॉज स्पीसीज इज अ टैक्सा, और इस दुनिया में किसी भी टैक्सा को बनाने के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, एक्सटर्नल करेक्टर, इंटरनल करेक्टर, सेलुलर करेक्टर, डेवलपमेंटल हिस्ट्री, इकोलॉजिकल स्टडी। अब भूल गए मैंने कहाँ की बातें की, क्या आपको याद है? यस, टैक्सा को बनाने के लिए देयर मस्ट बी सम कैरेक्टर, कुछ ना कुछ कैरेक्टर तो होने चाहिए। यस, तो स्पीसीज नाम के टैक्सा को बनाने के लिए देयर आर 5 पॉइंट। इन 5 पॉइंट को कभी मत भूलिएगा, और ये आपको इकोलॉजी तक काम आएंगे, इसलिए मैं फिर से बोल रहा हूं, स्पीसीज की इस डेफिनेशन को कभी मत भूलिएगा। व्हाट इज स्पीसीज? नंबर 1, स्पीसीज इज अ ग्रुप ऑफ मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर इंडिविजुअल, ग्रुप ऑफ मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर इंडिविजुअल। प्लीज इसे नोट कर लीजिए, एनसीईआरटी में यहां पर नहीं लिखा है, इसलिए लिखते जाइएगा, ग्रुप ऑफ मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर इंडिविजुअल। पहला पॉइंट, तो जितने भी लोग स्पीसीज कहलाए जाएंगे वो मॉर्फोलॉजिकली एक जैसे होंगे। फॉर एग्जाम्पल, ऑल ह्यूमन आर हैविंग द सेम स्पीसीज, हम सब आपस में सेम स्पीसीज हैं, तो क्या हम सबके मॉर्फोलॉजिकल फीचर अलग हैं या एक जैसे? एक जैसे। सो ग्रुप ऑफ मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर इंडिविजुअल विच कैन इंटरब्रीड, which can interbreed, it is means sexual reproduction, which can interbreed। दूसरा पॉइंट, to produce offspring। तीसरा पॉइंट, इंटरब्रीड करें मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करें, पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के बाद बच्चे भी पैदा हों। टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग विच मस्ट बी फर्टाइल, दैट ऑफस्प्रिंग मस्ट बी फर्टाइल। And if these characters are there, they belongs to same species, belongs to same species। अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म में इतने सारे कैरेक्टर मिल रहे हैं तो वो एक ही स्पीसीज को बिलोंग करेंगे। चलिए मेरे साथ बोलिए, आपको मैंने 5 बताने थे, 4 बताए, मैंने 1 छुपा लिया। मैंने बोला था स्पीसीज नाम को डिफाइन करने के लिए देयर आर 5 पॉइंट, 5 पॉइंट होने चाहिए जिससे हम स्पीसीज को डिफाइन कर सकें। पहले 4 बताओ। नंबर 1, ग्रुप ऑफ मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर इंडिविजुअल, ये मॉर्फोलॉजिकली एक जैसे होने चाहिए, पहला पॉइंट। इंटरब्रीड करने चाहिए, तीसरा पॉइंट। टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, इससे ऑफस्प्रिंग भी पैदा होनी चाहिए। चौथा, दिट मस्ट बी फर्टाइल, फर्टाइल होने चाहिए। अगर ये सारी चीजें हैं तो वो एक ही स्पीसीज को बिलोंग करते हैं। बेटा अब मैं इन कैरेक्टर की बेसिस पर कुछ एग्जाम्पल आपके साथ शेयर कर रहा हूं जो एनसीईआरटी में लिखे नहीं है, पर क्वेश्चन बहुत आते हैं, इसलिए ये आउट ऑफ एनसीईआरटी भले लिखे लेकिन ये आना जरूरी है, और यही वो क्वेश्चन है जो आउट ऑफ एनसीईआरटी कभी कभी आपसे पूछ ले जाते हैं। तो चलिए मैं इन पॉइंट की बेसिस पर कुछ बातें करता हूं। चलिए मान लीजिए मुझे 2 अलग अलग स्पीसीज दिखी। मान लीजिए आपके सामने एक स्पीसीज दिखी हॉर्स, और दूसरी स्पीसीज दिखी डंकी, और लोगों ने बोला कि द हॉर्स एंड डंकी दे आर डिफरेंट स्पीसीज, यानी हॉर्स और डंकी अलग अलग स्पीसीज हैं। तो हमारे मन में ये ख्याल आया, मेरे मन में ये ख्याल आया, सर अगर घोड़ा थोड़ा छोटा और डंकी थोड़ा बड़ा हो सकता है, मॉर्फोलॉजिकली ह्यूमन बीइंग की लंबाई चौड़ाई घट बढ़ सकती है, तो एनिमल की भी लंबाई चौड़ाई घट बढ़ सकती है। तो घोड़ा अगर थोड़ा छोटा हो जाए और गधा थोड़ा बड़ा हो जाए तो दे आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर।
दोनों को देखने पर ऑलमोस्ट मॉर्फोलॉजी एक जैसी लगने लगेगी, सो दे आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर। फिर मैंने कहा घोड़ा घोड़े के साथ, यानी मेल घोड़े फीमेल घोड़े के साथ और मेल डंकी फीमेल डंकी के साथ इंटरब्रीड करते हैं, नो डाउट करते हैं। लेकिन मान लीजिए हॉर्स और डंकी में आपस में इंटरब्रीड कर जाए, मान लीजिए मेल हॉर्स ले लीजिए या फीमेल हॉर्स ले लीजिए और मेल डंकी ले लीजिए, ये दोनों इंटरब्रीड कर गए, और जैसे ही इंटरब्रीड कर गए तो दो अलग अलग स्पीसीज आपस में इंटरब्रीड कर जाएं, मान लो कर भी जाएं, सो बच्चे पैदा नहीं होने चाहिए। आफत, ये लोग इंटरब्रीड कर गए, भाई साहब इंटरब्रीड कर गए, और इंटरब्रीड करने के बाद भी इन्होंने एक स्पीसीज पैदा कर दी, यू नो दैट इट इज नोन एज म्यूल। इसका रेसिप्रोकल क्रॉस कर दो, इसीलिए मैं यहां पर हटा रहा हूं। अगर मेल हॉर्स कर दो और फीमेल डंकी कर दो तो हिन्नी पैदा हो जाता है, हिन्नी नाम का बंदा पैदा होता है। तो हिनी एंड म्यूल बोथ आर द ब्रीडिंग। तो हम अभी इसको मेल फीमेल हटा देते हैं, बस समझाने के लिए बता दिया मैंने। सो हॉर्स और डंकी आपस में इंटरब्रीड कर गए, दे आर सिमिलर मॉर्फोलॉजिकली, ऑलमोस्ट सिमिलर, नॉट द सिमिलर, ऑलमोस्ट सिमिलर मॉर्फोलॉजी थी, ये इंटरब्रीड भी कर गए, दूसरा पॉइंट भी फॉलो कर गए और तीसरा पॉइंट भी फॉलो कर गए, टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, बच्चा भी पैदा हो गया। लेकिन ये चौथे पॉइंट में फंस गए। अब जो म्यूल है वो है स्टेराइल, और म्यूल स्टेराइल है, इसका मतलब जो ऑफ स्प्रिंग है वो फर्टाइल नहीं है। इसका मतलब अगर ये लोग चारों बातें प्रूव कर जाते तो फिर हमें हॉर्स और डंकी को एक ही स्पीसीज मानना पड़ता, लेकिन चूंकि ये चौथे पॉइंट में फेल हो गए, इसका मतलब ये दोनों एक ही स्पीसीज हैं कि अलग अलग, और इसीलिए एक शब्द यूज किया जाता है, यहां ध्यान से सुनो और बहुत बार पूछा जाएगा, स्पीसीज ऑलवेज हैव रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। ये शब्द याद रखिएगा, हर स्पीसीज अपना रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन रखती है, यानी वो रिप्रोड्यूस करते वक्त अपने जैसे बंदों के साथ ही आइसोलेटेड कंडीशन में रिप्रोड्यूस करती है। ऐसा नहीं कि डंकी हॉर्स के साथ की जाकर रिप्रोड्यूस कर दे, या कोई दूसरा स्पीसीज किसी तीसरी स्पीसीज के साथ बेटा ना कर ले। इसलिए ये क्वेश्चन, ये टर्म बार बार आपको डिफरेंट बुक्स में और डिफरेंट एग्जाम में पूछा जाएगा कि स्पीसीज की अगर एक शब्द में डेफिनेशन देने हो, एवरीवन अगर स्पीसीज की एक शब्द में डेफिनेशन देने हो, सर एक सेंटेंस बताइए, एक शब्द नहीं एक सेंटेंस बताइए। सो ये 5 सेंटेंस की बजाय आप क्या बोले, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, यानी स्पीसीज अपने रिप्रोडक्शन को अपने ही जैसे लोगों के साथ करती हैं, दूसरे के साथ नहीं करती, और अगर करी तो फिर फेल हो जाएंगी। फेल नहीं हुई और बच्चा पैदा हो गया तो बच्चा कैसा हो जाएगा, स्टेराइल। मान लो आइसोलेशन नहीं बचा, जैसे डंकी और हॉर्स के बीच में आइसोलेशन नहीं बचा तो उन्होंने क्या कर लिया, इंटरब्रीड कर लिया। तो पहले तो बच्चा पैदा नहीं होना चाहिए, लेकिन बच्चा पैदा हो गया। और चालू है, बड़ी मुश्किल है भाई। आ गया ओके। सो अब आपके सामने है कि हॉर्स एंड डंकी के अलावा भी आई हैव 2 मोर एग्जांपल्स, 2 मेरे पास और एग्जांपल हैं जिनको मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, और देखिएगा कि वो ये सारी बातें मान जाएंगे जो भी बातें लगी हुई हैं। चलिए आप अगर इसको समझ पाए तो मेरे चारों पॉइंट पहले मुझे लौटा दीजिए, चारों पॉइंट लौटा दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। नंबर 1, ग्रुप ऑफ मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर इंडिविजुअल विच कैन इंटरब्रीड to produce offspring which must be fertile, they are known as, they belong to same species। क्या हॉर्स एंड डंकी ने 3 बातें फॉलो की? यस। एक चौथी बात में फेल हो गया? यस। और वो चौथी बात क्या थी? ऑफ स्प्रिंग उसकी कैसी निकली? स्टेराइल। अब मैं आपको एक एग्जांपल ऐसा बताने जा रहा हूं जो आपको लगेगा यार ये तो सेम स्पीसीज ही होने चाहिए और सर फंस गए इसमें। देखिए, वी हैव द लायन एंड वी हैव द टाइगर। नो डाउट लायन और टाइगर की मॉर्फोलॉजी बहुत अलग है, देखने में अलग है, लेकिन फिर भी हम उन्हें होने की वजह से ऑलमोस्ट एक जैसी मॉर्फोलॉजी मान लेते हैं। अगर मैं बोलूं शेर आया, बाघ आया, तो ऑलमोस्ट लोग वही मान लेते हैं। सो बोलते हैं लायन एंड टाइगर में अगर आप मेल लायन और फीमेल टाइगर को इंटरब्रीड करने दें
तो इनसे एक बच्चा पैदा होगा जिसका नाम होगा लाइगर। ध्यान से सुनिएगा, मेल लॉयन, फीमेल टाइगर, दोनों ने इंटर ब्रीड किया और इनसे एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम है लाइगर। ओके, नाउ उल्टा करके देख लो, एक पॉइंट हो गया। अब की बार आप फीमेल ले लो लॉयन और मेल ले लो टाइगर और फिर से इनकी इंटरब्रीड कराओ, करा दो, इंटरब्रीड कराओ, और अब जो बच्चा पैदा हुआ उस बच्चे का नाम हुआ टाइगॉन। आप कहोगे नहीं समझ में आया, तो एक एक पढ़ो। मेल लायन, फीमेल टाइगर, दे इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस लाइगर। नाम कैसे याद रखोगे? जैसा मेल है उस हिसाब से नाम याद रखोगे, वरना रट्टा मारना पड़ेगा। देखो इधर ध्यान से, लॉयन और टाइगर में मेल लॉयन है तो लॉयन के हिसाब से नाम चालू होगा, लाइगर, लाइगर। अब देखो मेल कौन है इसमें? टाइगर, और इसमें लॉयन फीमेल है तो क्या नाम रखा गया? टाइगॉन। तो जो मेल होगा उसके हिसाब से बच्चे का नाम रखा जाएगा, याद करोगे तो बताओ लाइगर किसका बच्चा? मेल लॉयन, फीमेल टाइगर। टाइगॉन किसका बच्चा? फीमेल लॉयन एंड मेल टाइगर। अब सुनो, ये जो लाइगर हैं और टाइगॉन हैं, दे आर फर्टाइल। इनमें से एक बंदा तो फर्टाइल है ही। हे भगवान, अब तुमको लगेगा कि सर ये तो सारी बातें फॉलो कर रहे हैं। देखो भाई ध्यान से देखो, लॉयन एंड टाइगर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर तो नहीं, ऑलमोस्ट सिमिलर मान के चलते, तो मॉर्फोलॉजी में थोड़ा गड़बड़ हो गया, लेकिन ये इंटरब्रीड कर गए और इन्होंने ऑफस्प्रिंग भी पैदा कर दी, लाइगर एंड टाइगर, और ऑफस्प्रिंग। इसका मतलब मेल लायन और टाइगर को एक स्पीसीज होनी चाहिए था। लेकिन भाइयों बहनों याद रखना, ये जो इंटर ब्रीडिंग होती है ये नेचर में कभी नहीं होती, इट इज ऑलवेज इन कैप्टिविटी। इन्हें चिड़ियाघरों में या इन्हें किसी कैप्टिविटी, किसी मजबूरी वाली हैसियत में ऐसा करना पड़ता है। तो याद रखना, कभी भी स्पीसीज जो होंगी वो नेचुरली कभी भी अलग स्पीसीज के साथ इंटरब्रीड नहीं करेंगी। अगर दो अलग अलग स्पीसीज कभी भी इंटरब्रीड कर भी गई और उन्होंने सारी बातें मान भी ली, तो याद रखना वो नॉर्मल कंडीशन में नहीं होंगी, वो किसमें होंगी? कैप्टिविटी में। इसलिए मैं पांचवा पॉइंट आपके सामने इंट्रोड्यूस करता हूं। एवरीवन हियर, ऊपर देखो सारे लोग। हालांकि ये 4 पॉइंट है, मेरे साथ बोलो। ग्रुप ऑफ मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर इंडिविजुअल विच कैन इंटरब्रीड टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग विच मस्ट बी फर्टाइल। पर याद रखना मैं जबरदस्ती 5वां पॉइंट यहां लिख रहा हूं, विच कैन इंटरब्रीड इन नेचर। अगर ये शब्द आपने लिख दिया सो अब स्पीसीज में कोई एक्सेप्शन नहीं आएगा। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पीसीज? Species are group of morphologically similar individual which can interbreed in nature to produce offspring which must be fertile। का पॉइंट नहीं फुल फॉलो करता, लेकिन लाइगर और टाइगॉन जो एग्जांपल है ये कई बार चारों पॉइंट यूज कर जाता है, तब हम 5वां पॉइंट बनाते हैं अपने बचने के लिए। और वो बचने के लिए कौन सा पॉइंट है? नेचर वाला। इसका मतलब है लायन और टाइगर कभी नेचर में इंटरब्रीड नहीं करेंगे आपस में, दे विल नेवर इंटरब्रीड इन नेचर। मेरे को लग रहा बेटा इसकी देखो, इसका फिर से वो दिक्कत जाती, पेमेंट था वो वाला अरेंजमेंट खत्म हो गया। ये बिल्कुल बॉर्डर लाइन है। बच्चों को क्या होता है, वो फोन में देखते हैं फिर बहुत छोटे अक्षर दिखते हैं और बच्चों को बहुत दिक्कत आती है। वैसे भी वो क्वालिटी उनकी समझ पाते, और अभी तक जब मैंने बनाया था तो वो सब साइड में था ना, इसमें तो ये कॉर्नर दिख रहा है, देखो ये दिख रहा है, ये दिख रहा है और ये दिख रहा है। थैंक यू वेरी मच, चलो थैंक यू। जूम आउट हो गया होगा एक बंदे को, ये वो जो वहां देख रहा है उसको तुरंत दिखा रहा हूँ, बच्चे फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, सो ओके सॉरी। तो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन से रिलेटेड एक पॉइंट है,
तो हम लोग थोड़ा सा डिस्टर्ब हुए, अपने पॉइंट अपने टॉपिक के साथ फिर से कनेक्ट करते हैं। हम लोग डिफाइन कर रहे थे स्पीसीज, और आज स्पीसीज की 5 पॉइंट के साथ आप बोलेंगे। यस, पहला पॉइंट रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। पहली चीज जो है वो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन है। इट इज अ ग्रुप ऑफ मॉर्फोलॉजिकली similar individual which can interbreed in nature to produce offspring must be fertile। और इनमें कुछ एग्जाम्पल मैंने म्यूल के दिए, कुछ लाइगर के दिए, कुछ टाइगॉन के दिए, और इस तरीके से स्पीसीज को डिफाइन करने की कोशिश की। अगर आपको स्पीसीज समझ में आ गई, सो इट वाज फ्रॉम आउट ऑफ एनसीईआरटी। सो एनसीईआरटी में क्या लिखा है, चलिए एनसीईआरटी में कुछ डाटा लिखे हैं और उन डाटा के साथ अपने आप को गो थ्रू करने की कोशिश करते हैं। चलिए, उन्होंने एक एग्जांपल दिया, दैट इज नोन एज सोलेनम ट्यूबरोसम। एक एग्जांपल दिया सोलेनम ट्यूबरोसम। अच्छा, अब आपको मालूम है ये बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर है। सोलेनम ट्यूबरोसम इज नथिंग बट पोटैटो। पोटैटो का बोटेनिकल नेम है सोलेनम ट्यूबरोसम। ओके, इसके अलावा उन्होंने एक एग्जांपल दिया पैंथेरा लियो। चलिए, जो जो एग्जाम्पल उन्होंने दिया है वो एग्जाम्पल हम लोग सोलेनम ट्यूबरोसम, पैंथेरा लियो। पैंथेरा लियो इज नथिंग बट लायन। ये एक एग्जाम्पल दिया है, आप पेज नंबर देख सकते हैं, पेज नंबर इज आई थिंक 9। पेज नंबर 9 में इन्होंने पैंथेरा लियो दिया है, सोलेनम ट्यूबरोसम दिया है, और एक और एग्जांपल दिया है दैट इज नोन एज मैंगीफेरा। इट इज नथिंग बट मैंगो। तो वो अब आपको कैसे आने की कोशिश करते हैं, अपार्ट फ्रॉम दिस कि मैंने स्पीसीज आपको क्या क्या समझाया, अपार्ट फ्रॉम दिस स्पीसीज की डेफिनेशन के अलावा वो ये बताते हैं कि ट्यूबरोसम, लियो एंड इंडिका, these are species। सो कल को तुमसे पूछा जाए कि what is tuberosum, it is a species। what is leo, it is lion, it is a species। what is indica, it is species। अगर आप यही बात होमो सैपियंस के साथ इंट्रोड्यूस करें, चलिए हम लोग बोलते हैं होमो सैपियंस, then what is a sapiens? Sapiens is nothing but it is a species। so एनसीईआरटी भी किसी भी लाइन को हमें डिस्टर्ब नहीं करना कि उस पैराग्राफ में जो कुछ भी लिखा है वो हमें आना चाहिए। नाउ दिस sapiens is species, tuberosum is species, leo is species, indica is species। इसके आप पहले बताओ, ट्यूबरोसम, पैंथेरा लियो, मैंगीफेरा इंडिका, होमो सैपियंस। तो आपको मालूम है कि बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में वो आपका सेकेंड नेम होता है वो हमेशा स्पीसीज को डिनोट करता है, और वो आपको कोई दिक्कत करने की जरूरत नहीं। फिर उन्होंने बोला फॉर एग्जाम्पल आपके सामने सोलेनम ट्यूबरोसम नाम की एक स्पीसीज है। तो यहां पर आपने देखा सोलेनम ट्यूबरोसम। So we know that tuberosum is species, लेकिन सोलेनम एक और स्पीसीज रख सकता है। जैसे उन्होंने बोला सोलेनम में हैव द सोलेनम निग्रम। आपको मालूम है सोलेनम निग्रम क्या है? इट इज मकोई। हाउ मेनी ऑफ यू नो द मकोई? जानते होंगे, जो लोग गांव के लोग हैं वो जानते हैं। इसी तरीके से सोलेनम की एक और स्पीसीज हो सकती है, इट इज नोन एज मेलनजीना। व्हाट इज मेलनजीना? इट इज अ एग प्लांट। आप इसे बैगन का पौधा बोलते हैं, इसे आप ब्रिंजल बोलते हैं। तो अब बताओ, सोलेनम ट्यूबरोसम एक अलग स्पीसीज है, सोलेनम के साथ निग्रम एक अलग स्पीसीज है, मेलनजीना एक अलग स्पीसीज है। इसका मतलब देयर आर सो मैनी स्पीसीज इन वन जीनस। तो हो सकता है किसी एक जीनस में देयर आर सो मैनी स्पीसीज। For example, solanum have tuberosum, solanum have nigrum, solanum have melangina। इसके अलावा उन्होंने अभी अभी आपके सामने एक और बात बोली कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक बंदा था पैंथेरा लियो, और जिसे हम लोग लॉयन के नाम से जानते थे। नाउ पैंथेरा कैन ऑल्सो हैव टिग्रिस स्पीसीज, टिग्रिस। और अगर ये टिग्रिस स्पीसीज रखता है, देन व्हाट इज टिग्रिस? पैंथेरा लियो तो लायन हो गया, एंड द टिग्रिस इज। तो मैं बोलूंगा आप
अपना टाइम वेस्ट मत करें और आप एक एक करके चीजें समझते रहें, जो जो डाटा आपके साथ आता जाए उसे समझते जाएं और आपको कोई भी दिक्कत करने की जरूरत ही नहीं। तो बताओ चीज में जो एनसीईआरटी में लिखा है उसके अलावा जो है वो इंपॉर्टेंट है। आपके सामने स्पीसीज चीजें को इस वाला टॉपिक, स्पीसीज वाले टॉपिक में जो जो डाटा दिया था वो एक रिवाइज करता हूं। 2 मिनट लगे मेरे साथ, आप लोग इन चीजों को रिवाइज करिए। पहली बात, what is interbreed in nature to produce offspring which must be fertile. Okay, there must be one term known as reproductive isolation. It is always go with the species. And now सीआरटी में स्पीसीज को लेकर के क्या क्या एग्जांपल दिए गए हैं। उन्होंने कहा सोलेनम ट्यूबरोसम में ट्यूबरोसन विद स्पीसीज, पैंथेरा लियो में लियो इज द स्पीसीज। ओके, इसी के साथ उन्होंने दिया है मैंगीफेरा इंडिका में इंडिका इज अ स्पीसीज, होमो सेपियंस में सेपियंस इज अ स्पीसीज। बाकी एक जीनस और स्पीसीज के ग्रुप होते हैं जीनस, और एक जीनस में एक से ज्यादा हो सकते हैं, जैसे कि सोलेनम इज अ जीनस, it can go with the 3 species. पैंथेरा के साथ उन्होंने अभी 2 दी हैं। नाउ स्पीसीज इज द लोएस्ट रैंक, लोएस्ट कैटेगरी, बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ब्लॉक करो जीनस, व्हाट हैपेंस, चल रहा है ओके। नाउ अब आपके साथ आता है जीनस, उसे समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। व्हाट इज जीनस? जैसे ही मैं जीनस में लिखता हूं इट इज अ ग्रुप ऑफ स्पीसीज, सारे बच्चे बोलते हैं यस, इट इज रॉन्ग। देखिए मैंने आपके सामने लिखने के बाद बोला है कि ये गलत लिखा है, रॉन्ग है। आपको लगेगा क्या रॉन्ग है, हमको तो यही पढ़ाया गया। जीनस इज अ ग्रुप ऑफ स्पीसीज सर, ये क्यों बोलते हो? अच्छा, मैंने कहा ठीक है, अब मैं इसे रॉन्ग साबित करता हूं। चलिए लियो, ओके, लियो को मैंने ग्रुप कर दिया ट्यूबरोसम। नाउ ट्यूबरोसम ग्रुप का जीनस आइए, यू कैन नॉट डिफाइन, सॉरी। चलो एनिमल को एनिमल के साथ लेते हैं, लियो सेपियंस ले लीजिए, ये भी आप अच्छा कर लीजिए। बताइए लियो एक स्पीसीज है? चली गई। ब्रिंजल की तरह दिखने वाला एक और है, हमें बोला जाता है, लोग जानते हैं, इसमें भी कैप होती है। इट इज मकोई, हिंदी में मकोई ही लोग लिखते हैं, आप लोग देख लीजिएगा, ये आपकी एनसीईआरटी में है। ए पोटैटो हैव एवर फ्रूट, तो उसमें भी बेटे साहब कैप पोटैटो का फ्रूट भी क्या रखे, एक ही है? नो, इसकी रिप्रोडक्शन, इसका रिप्रोडक्शन अलग, इसका रिप्रोडक्टिव क्या आइसोलेशन, अगर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन है तो ब्रिंजल इज डिफरेंट होने के बावजूद भी दे हैव सम सिमिलरिटी नोन एज सोलेनम। अब मैं इनके नाम आपके सामने रखता हूं, तो जीनस इज सोलेनम, अभी अभी मैंने बोला, नाउ दिस जीनस इज सोलेनम, और इस जीनस सोलेनम में क्या क्या आया? ब्रिंजल आया, मकोई आई और पोटैटो आया। इनके बटन को मालूम होने चाहिए, इट इज सोलेनम। सो ट्यूबरोसम है जीनस, नाउ इट इज सोलेनम मेलनजीना। सारा डाटा। नाउ द निग्रम, now the melangina species, but they have the same genus as solenum. So what is genus? Genus is not the group of, आपने कहा सर लेपर्ड, तेंदुआ, yes, different species, they have the same cause. Tigris, knowledge of जरूरी है, सिमिलरिटी, लेपर्ड, टाइगर और लायन ये सिमिलर हैं जीनस में, जीनस है कैट का। तो बताइए अब आपको क्या, फेलिस एंड, बच्चे 6, यही करते रहो, एक दिन सारे बच्चे देखना बंद कर देंगे।
सॉरी बेटा, there are lots of technical problem in network, that's why कभी कभी ये चीज़ें गड़बड़ होती हैं, यही ऑफलाइन और ऑनलाइन में प्रॉब्लम है. So once more, Panthera 3 species, and meanwhile Felis is a different species, sorry different genus. So आप कह सकते हैं different genus है, Panthera different genus है, तो जीनस में भी सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज हो सकती हैं, स्पीसीज में भी सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज हो सकती हैं. तो सिमिलर चीजें एक साथ, डिसिमिलर अलग अलग. तो अब आपको ये तीनों स्पीसीज में तो अलग अलग हैं लेकिन जीनस में एक है, और इस तरीके से हम लोग इन्हें प्लेस करते हैं. सो यू कैन गो फॉर द जीनस. आपके सामने फेलिस भी आ गया, तो फेलिस नाम का एक छोटा सा टॉपिक वहां पर था, वो आपको मालूम होना चाहिए. नाउ स्पीसीज, जीनस के बाद थर्ड पॉइंट आता है, दैट इज फैमिली. आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं फैमिली में. फैमिली, and now once more, family is not a group of genus, no, it is a group of similar type of genus. Family is a group of similar types of genus. Is a group of similar type of genus. Family is nothing, it is a group of similar type. Zoom out तो नहीं हुआ है? हो गया ना? वो होना ही था. बुलाओ उनको. शुभंकर, जूम आउट हो गया. अब बोलो. शुभंकर करो. ये दिख रहा है? वो दिख रहा है? दिस ये दिख रहा है? थैंक यू. सो फैमिली इज नॉट द ग्रुप ऑफ जीनस, इट इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ जीनस. सिमिलर टाइप ऑफ जीनस है. एंड अगेन इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा, फैमिली डिफाइन करते वक्त हम दो तरीके की फैमिली डिफाइन करते हैं. वन इज नोन एज प्लांट एंड अनदर वन इज नोन एज एनिमल. देखिए, अगर मैं बच के निकलना चाहूं तो यहां से निकल सकता हूं, लेकिन मैं मॉर्फोलॉजी में आकर के आपको फैमिली पढ़ाने पे मजबूरी है, फैमिली पढ़ाना ही पड़ेगा और पढ़ना ही पड़ेगा. उस समय हमें पता चलेगा कि प्लांट की फैमिलीज और एनिमल की फैमिलीज पढ़ाते वक्त प्लांट की फैमिलीज बड़ा स्पेशल हो जाती है, एनिमल की फैमिलीज से ज्यादा स्पेशल हो जाती है प्लांट फैमिलीज. फिर गड़बड़ हुआ. एंड नाउ प्लांट की फैमिलीज को डिफाइन करने के लिए वी हैव कंसीडर टू टाइप ऑफ कैरेक्टर्स. One is known as vegetative characters. हम लोगों को वेजिटेटिव कैरेक्टर पिक्चर में लेने पड़ते हैं और साथ में हम लोग को रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स भी पिक्चर में लेने पड़ते हैं. तो एनसीईआरटी जब आपको पढ़ रहे होंगे तो आपके सामने बोला जाएगा कि जो प्लांट फैमिलीज हैं दे आर कैरेक्टराइज ऑन द बेसिस ऑफ वेजिटेटिव कैरेक्टर्स एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स. और जब आप वेजिटेटिव कैरेक्टर और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर की बेसिस पर आप प्लांट फैमिली बताने लगते हैं तब आपको देखना पड़ता है व्हाट इज वेजिटेटिव कैरेक्टर, लाइक रूट, स्टेम, लीफ, इनकी बेसिस पर. इसके अलावा फ्लावर, फ्रूट और सीड, इनकी बेसिस पर हम क्लासीफाई कर सकते हैं. सो याद रखना, जब एनसीईआरटी वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव रख करके भूल जाती है तो तुम्हें मालूम होना चाहिए व्हाट इज वेजिटेटिव, व्हाट इज रिप्रोडक्टिव. वेजिटेटिव कैरेक्टर आर रूट, स्टेम, लीफ, एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर आर फ्लावर, फ्रूट एंड सीड. सो इन बेसिस पर हम इनको क्लासीफाई करने लगते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वंस मोर, आप लोग काफी स्कैटर्ड हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, मैं भी. देखो, व्हाट इज फैमिली? इट इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ स्पीसीज, सॉरी जीनस.
अब मुझे सिमिलर टाइप ऑफ जीनस का मतलब नहीं समझ में आता कि व्हाट इज सिमिलर टाइप ऑफ जीनस। अगर मैं बोलूं कि सर फैमिली इज नॉट अ ग्रुप ऑफ जीनस, फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ जीनस, तो हमें सर सिमिलर टाइप ऑफ जीनस पढ़ाइए। अब आपको मैं सिमिलर टाइप ऑफ जीनस पढ़ाने की कोशिश करता हूं। सीरियस, देयर आर 3 जीनस रिटन इन योर एनसीईआरटी। इट इज नोन एज पिट्यूनिया, एक फ्लावर है, ऑर्नामेंटल फ्लावर है, पिट्यूनिया। इसके अलावा उन्होंने दिया सोलेनम, सोलेनम तो हमने पहले भी पढ़ा था, सोलेनम। और इसके अलावा उन्होंने बताया धतूरा। अब आपको मान के चलना पड़ेगा पेट्यूनिया एक अलग जीनस है, सोलेनम एक अलग जीनस है, धतूरा एक अलग जीनस है, लेकिन पेट्यूनिया, सोलेनम और धतूरा की रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर एक जैसे हैं। और जब ये रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर सिमिलर हैं तो हम इनको सिमिलर जीनस मानेंगे। तो नो डाउट पेट्यूनिया इज डिफरेंट स्पीसीज, पेट्यूनिया इज डिफरेंट जीनस, सोलेनम इज डिफरेंट जीनस, धतूरा इज डिफरेंट जीनस, बट येट दे हैव द सिमिलर फ्लोरल कैरेक्टर। और अगर ये सिमिलर फ्लोरल कैरेक्टर हैं तो दे मस्ट हैव सिमिलर फैमिली। यस, देयर फैमिली इज सोलेनेसी। कंफ्यूजन बच्चा कहां आता है? कंफ्यूजन इतना आता है कि सर अभी आप बोल रहे थे सोलेनम के साथ ट्यूबरोसम जाता है, दैट इज स्पीसीज लेवल। सोलेनम के साथ ट्यूबरोसम जाता है, सोलेनम के साथ मेलनजीना जाता है, सोलेनम के साथ निग्रम जाता है। लेकिन सोलेनम एक जीनस है, और जैसा सोलेनम एक जीनस है वैसा पेट्यूनिया एक जीनस है, और जैसा पेट्यूनिया और सोलेनम एक जीनस है वैसा धतूरा जीनस है। अब बताओ तीनों जीनस एक है कि अलग अलग? अलग अलग। वो ऑल ऑफ देम आर डिफरेंट जीनस। पेट्यूनिया इज डिफरेंट। बोलो सर जैसा आलू वैसा धतूरा? नहीं, ये दोनों अलग अलग जीनस हैं, ये तीनों अलग अलग जीनस हैं। पर क्या इनके जीनस में इनके फ्लोरल कैरेक्टर एक जैसे हैं? यस, जब इनके फ्लावर देखोगे उनमें बहुत सारे कैरेक्टर एक जैसे हैं। तो क्या इनमें डिसिमिलरिटी होने के बावजूद भी सिमिलरिटी है? यस। किस बात में सिमिलरिटी है? फ्लोरल कैरेक्टर में। और इस फ्लोरल कैरेक्टर की सिमिलरिटी की वजह से हमने इनको एक ही फैमिली में रख दिया, और उस फैमिली का नाम सोलेनेसी। अगर आपने सोलेनेसी समझ लिया तो सोलेनेसी में ये तीनों चीजें हैं। अब जरा इसका एक चार्ट आउट करिए जो आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन अगर आप कर लोगे तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। चलिए मेरे साथ चार्ट आउट करिए। देखिए, फैमिली इज सोलेनेसी। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूं, आप मुझे मदद करते जाइए जहां आपकी मदद हो सके। सोलेनेसी में जीनस, या कम से कम 3 जीनस के तो नाम आपके सामने है ही है। पेट्यूनिया, ओके, अभी अभी मैंने पढ़ाया। एक है सोलेनम, जो आप जान गए हैं, सोलेनम। और एक आपने पढ़ा, यस, धतूरा। ओके, अब इन तीनों को ना पढ़ के हम लोग सोलेनम को पढ़ते हैं। सोलेनम है 3 मेन स्पीसीज, और भी बहुत सारी स्पीसीज हैं, लेकिन 3 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। वन इज नोन एज ट्यूबरोसम, इधर हमने दिया मेलनजीना, और इधर हमने दिया निग्रम। अब देखिए ब्यूटी, अगर अब नहीं समझा तो शायद मेरे पढ़ाने में दिक्कत है। ये है स्पीसीज लेवल, ये है जीनस लेवल, और ये है फैमिली लेवल। अब देखना ब्यूटीफुल बात, येट दीज स्पीसीज आर डिफरेंट। Tuberosum, melangina and nigrum are different species, but they have same genus. इसका मतलब सिमिलर टाइप की स्पीसीज एक जीनस में आती हैं। नाउ सोलेनम, पेट्यूनिया एंड धतूरा आर डिफरेंट जीनस, बट दे हैव सेम स्पीसीज, सॉरी सेम फैमिली। और इस तरीके से आप देखते हैं सोलेनेसी में तीनों, इस सोलेनम में ये तीनों, अगर आप बोलोगे ये तीनों किसमें डिफर,
आप सब लोग मेरे को जवाब दो तभी मैं समझ पाऊंगा। ये तीनों किस में डिफर? रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन में। तो ये तीनों किस में सिमिलर? मॉर्फोलॉजी में सिमिलर होने की वजह से जीनस इज सिमिलर। ये तीनों किस में डिफर? मॉर्फोलॉजी में, रिप्रोडक्ट और सारे वेजिटेटिव कैरेक्टर में, फिर भी तीनों एक जैसे कैसे? रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर में। एंड दैट्स व्हाई देयर फैमिली नोन एज सोलेनेसी। इस तरीके से इन्होंने आपको फैमिली समझाने की कोशिश की है। जब आप फैमिली समझ जाते हो तो आगे आप बढ़ते हो। इस फैमिली के बाद आपके सामने पैंथेरा के 3 पॉइंट थे, आप उनको भी बना लीजिए, प्लीज बना लीजिए, ताकि आप इस तरीके से इसका अलग अलग क्लासिफिकेशन कर पाए। पैंथेरा में 3 जी थे, एक तो था लियो, एक तो था टिग्रिस और एक था पार्डस। अब बताओ, अगर मैं बोलूं स्पीसीज लेवल पर तीनों एक ही की अलग अलग, लेकिन तीनों का एक ही जीनस, दैट इज नोन एज पैंथेरा, तो इनका जीनस एक है लेकिन स्पीसीज 3 है। और बच्चों, इससे मिलता जुलता जीनस में पहले ही आपको पढ़ा चुका हूं, यस, दैट वाज द फेलिस। और ऐसे ही बिल्ली को शेर की मौसी नहीं बोलते हैं, बिकॉज बिल्ली एंड टाइगर हैव सम कॉमन कैरेक्टर। बोलते हैं भैया टाइगर लियो, लियो इज लायन, लायन मतलब शेर, तो बोलते हैं बिल्ली। टिग्रिस फेलिस में आती थी कैट, तो बोलते हैं सर क्या कैट के कुछ कैरेक्टर टाइगर जैसे हैं? यस, इसका मतलब इनके कुछ कैरेक्टर टाइगर जैसे हैं, इसका मतलब इन दोनों को एक ही फैमिली में रखना चाहिए। नाम बताओ? फेलिडी। सो दिस इज अ फैमिली। सो अब आप देखते हैं जो लोग स्पीसीज लेवल पर डिफर हैं वो जीनस लेवल पर एक जैसे हैं, और जो जीनस लेवल पर डिफर हैं वो फैमिली लेवल पर एक जैसे हैं। इसका मतलब इनमें डिसिमिलरिटीज भी हैं, सिमिलरिटीज भी हैं, और हम इन्हें कहाँ रखेंगे ये डिपेंड करेगा इनकी सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज पर। और एक बड़ी ब्यूटीफुल बात यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दी, कहते हैं जैसे फैलिडी होती है वैसे ही एक फैमिली होती है कैनिडी, और इस कैनिडी में होते हैं डॉग। अब आप बोलते हैं कि सर कैनिडी और फेलिडी दोनों डिफर हैं, वाई? एक है बिल्ली वाली फैमिली जिसमें शेर भी आ गया, और एक है कुत्ते वाली फैमिली, इसमें तो शेर नहीं आएगा। इसका मतलब डॉग वाली फैमिली है कैनिडी, जिनके कैनाइन बड़े, इधर देखिए, जिनके कैनाइन बड़े, और जो मांसाहारी कार्निवोरस, दैट इज डॉग फैमिली। हो सकता है कि भेड़िया इसी फैमिली को बिलोंग करता है, हो सकता है, बट आप लोग ये ध्यान से देखिए कि कैनिडी एंड फेलिडी आर डिफरेंट एट फैमिली लेवल, बट दे मे बी सेम एट ऑर्डर। इसका मतलब देयर मस्ट बी सम सिमिलरिटीज एंड देयर मस्ट बी सम डिसिमिलरिटीज। सो इस तरीके से फैमिली, जीनस, स्पीसीज ये आपने पढ़ लिए। नो डाउट मुझे टाइम लग रहा है क्योंकि मैं एनसीईआरटी की एक लाइन भी नहीं छोड़ना चाहता, और आज हम लोगों ने एनसीईआरटी की रीडिंग भी नहीं की। सो आई एम सॉरी। आप लोग एनसीईआरटी की रीडिंग करके रखिएगा। कल की क्लास जब मैं शुरू करूंगा तो जो भी मैंने आज पढ़ाया है उसकी एनसीईआरटी की लाइनें पूछूंगा, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आई वो देखूंगा। और बार बार मैं लिखता हूँ, इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, एनी प्रॉब्लम, आप मुझे इस नंबर पे ज़रूर बताएं। और अगर कुछ ना बताने को हो, कोई प्रॉब्लम बताने को ना हो, तो हाउ वाज द क्लास, कम से कम ये तो बता दे। क्यों मैं ये बार बार पूछता हूँ? मुझे अपनी बड़ाई नहीं सुननी, मुझे ये सुनना है कि कोई सुधार की ज़रूरत होगी तो हम लोग अगली क्लास में सुधार करें। अपार्ट फ्रॉम दिस टेक्निकल मिस्टेक्स, इनमें मेरा कोई बस नहीं चलता। अगर ये नेट की प्रॉब्लम आ रही है तो मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, हो जाता है, इसके साथ बेयर करना पड़ेगा, क्योंकि ये बेटा ऑफलाइन क्लासेस नहीं है, ऑनलाइन क्लासेस है। सो आप लोग फैमिली तक पूरा पढ़ के रखिएगा। फैमिली के बाद कल मैं क्लास को, कल पूरे चैप्टर को एंड करने की कोशिश करूंगा। इट इज़ 2 o'clock by the clock, so here we are going to finish it. टेक केयर, गुड लक, बाय बाय। अगर कुछ बात करने को ना हो तो क्लास कैसी थी यही बता दीजिएगा इस नंबर पे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गुड लक, बाय बाय।